रिजेक्शन क्यों हुआ था रोडीज में आपका? रिजेक्शन तो मेरा इसलिए हुआ था क्योंकि Roadies is not just a show, it's an emotion. एक्सपीरियंस कैसा था रोडीज का ओवरऑल? मैं अभी रिसेंटली चमोली गई थी। वहाँ पर एक गांव में गई थी, छोटा सा गांव था, और वहाँ पर बिल्कुल ट्रेडिशन अटायर में औरतें आई। उन्होंने बोला, मैम आप रोडीज में थे ना? आई एम अ रोडीज फैन। आई वाज लाइक, मतलब यहाँ कैसे पता उनको रोडीज? अगर मेरी स्टोरी से चेंज इनिशिएट होता है तो दिस इज द पावर ऑफ रियलिटी शोज, सोशल मीडिया। आई एम इम्प्रेस्ड। आज के इस एपिसोड की जो गेस्ट हैं, आशु जैन नाम, ही इज़ अ रोडी। उन्होंने अपनी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत करी और एक उस जगह से, उस पड़ाव से शुरुआत करी जहाँ पे ज़्यादातर औरतें अपने जीवन को जीना छोड़ देती हैं। दौड़ नहीं पाएगी, हड्डी टूट जाएगी। मेरे बच्चों को बिन माँ के बच्चे भी कहा जाता था। बेटी के साथ ना ऑटो में बैठ के जा रही थी, ऑटो जस्ट स्टार्ट हुआ था, एक लड़का साथ में चल रहा था, उसने ऐसे देखा, फिर उसने बोला, What actually changed your perspective of the life? यू आर अ फेलियर। मुझे लगता है कि हर किसी की लाइफ में वो फेज आता है जब होता है ना कि सो कॉल्ड सोशल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से यू आर अ फेलियर। कहीं ना कहीं रियलिटी शोज लाउड एंड एग्रेसिव की तरफ इंक्लाइंड है। फिटनेस या डाइटिंग टिप्स आप क्या देना चाहेंगे द लेडीज हु आर इन देयर 50s? तो मैं ये कहूँगी कि खाली वॉक्स आर नॉट इनफ। हालांकि एक अच्छे रिलेशनशिप के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या होती है? अस और मी का बैलेंस बनाना। मुझे लगता है कि Nice. अस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जहाँ आप एक दूसरे को समझते हो, एडजस्टमेंट करते हो, सैक्रिफाइसेस भी करते हो। उसके बीच में अपने मी का बैलेंस बनाना। Persons who judge roadies, Prince भाई, सपोर्ट्स यंगर पीपल मोर, ऑल्सो बॉयज ओवर गर्ल्स, एल्विश भाई, ट्राइंग टू लर्न द रोप्स। दुनिया आपको देख रही है, हाउ इज दैट फीलिंग? मेरे को किसी को जस्टिफाई नहीं करना। What now? फीलिंग होमसिक, मिसिंग माँ के हाथ की कड़ी चावल। माँ के हाथ का माँ के हाथ का कड़ी चावल। राजधानी बेसन स्वाद के लिए कुछ भी करेगा। वेलकम टू जयपुर मैम। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। जयपुर आपकी वजह से ही आना हुआ, नहीं तो फ्लीटिंग विजिट्स हुई थी, बट फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि अपार्ट फ्रॉम द एयरपोर्ट में जयपुर में आई हूँ। जीवन की जो शुरुआत आपने करी एक मिड एज से, सो आज की कॉन्वर्सेशन की शुरुआत भी हम वहीं से करेंगे। आपके काफ़ी चीज़ें जानेंगे आपके बारे में। फर्स्ट आई वुड लाइक टू नो दैट रिजेक्शन क्यों हुआ था रोडीज में आपका? अच्छा, आपने सीधा सीधा, तीरक पे पहले हाथ बिल्कुल। रखा। बट एक्चुअली दैट वाज अ ट्रिगर विच लेड टू द फर्दर स्टोरी। तो रिजेक्शन तो मेरा इसलिए हुआ था क्योंकि मैं बिल्कुल भी प्रिपेयर्ड ही नहीं गई थी। ठीक है, मेरे लिए वो एक एक्सपीरियंस था और मैं गई थी, लेकिन था कि मुझे पूरा अपनी तरफ से ट्राई करना है। गलती ये थी कि होमवर्क नहीं करके गई थी। मुझे Okay. पता होना चाहिए था कि भाई जब सिलेक्शन होते हैं तो क्या, कैसे आप अपने आप को तैयार करके जाते हो। तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ थी। मैंने दिल्ली में दिया था पहले ऑडिशन। बहुत ज़्यादा भीड़ थी। मैं सुबह 5:30 बजे से लाइन में लग गई थी और मेरा नंबर आया है GD1 का रात को 8, 8:30 बजे तक। ओके। तो मतलब बच्चों से तो कई बार बात हुई, बोले घर आ जाओ, क्या ज़रूरत पड़ी है। मैं कहा नहीं, दे के तो आऊँगी। तो क्योंकि इतनी ज़्यादा भीड़ थी तो हर किसी को बोला गया कि इंट्रोडक्शन के लिए सिर्फ 30 सेकेंड्स हैं। तो मुझे लग रहा था कि टाइम लिमिट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो टाइम लिमिट तो मैंने ऑनर करी, पर उसमें इतना बहुत ही इंसिपिड सा मेरा इंट्रोडक्शन था। इट डिड नॉट मेक अ मार्क। सो ऑब्वियसली, और फिर जो GD होना था तो हमारे रूम में थोड़ी लड़ाइयाँ शुरू हो गई, तो वो भी कैंसिल हो गया कि हो गया GD सबका। और आई थिंक वो इसलिए भी कैंसिल हुआ, शायद हम में से कोई भी इम्प्रेस नहीं कर पाया था। ओके। और तो बस वहाँ पर मेरी कहानी सो कॉल्ड ख़त्म हो गई थी। और जाने से पहले तो मैं किसी को बताकर भी नहीं गई थी और सोचा था अब तो बताने लायक भी नहीं रही। फिर मैंने सोचा कि मेरी ये जर्नी है, मेरा जो भी पेज पे मेरा चाहे फिटनेस है या कुछ भी है, तो जर्नी में हमेशा हर कोई जीतता नहीं है। तो जर्नी का में फेलियर भी जर्नी के पार्ट होते हैं। तो बस मैंने यही सोच के उस पर एक रील बनाई। अच्छा। और वो रील वायरल हो गई। तो उसका रील को मैंने कैप्शन भी दिया था, माय रिजेक्शन स्टोरी करके।
एंड वो इतनी वायरल हुई, उसमें कुछ लोगों ने रणविजय को टैग किया और अच्छा। उन्होंने देख भी ली और उस पर कमेंट भी किया। पिंड है मेरे उस रील पे, उनका कमेंट पिंड है आज भी। तो क्या कमेंट किया था रणविजय भाई ने? वेरी गुड। तो उसके बाद ये हुआ कि मेरे को किसी ने डीएम किया कि आपने और जगह क्यों नहीं ऑडिशन दिया था। तो मेरे तब तक चंडीगढ़ का हो चुका था, तो नेक्स्ट अगले ही दिन हैदराबाद का था। बस फिर हैदराबाद का बनाया और सोचा मैंने कि इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट कि मेरा होता है या नहीं होता है, पर कम से कम मन में ये मलाल ना रहे कि मैंने ठीक से ट्राई भी नहीं किया। तो बस यही सोच के मैं हैदराबाद गई और फिर बस एक एक करके सारे राउंड्स क्लियर होते चले गए और बस फिर पीआई तक पहुंच गई। गाइज आई वुड लाइक टू टेल यू दैट जब हमने हमारी पॉडकास्टिंग जर्नी की शुरुआत करी थी तो हमको एक बहुत इम्पॉर्टेंट सपोर्ट और बहुत अमेजिंग सपोर्ट मिला था प्रिंस भाई से। ही केम ऑन आवर शो और उनके साथ हमने एक पॉडकास्ट करा है। आफ्टर दैट मैम कुछ ही टाइम पहले, 2-3 महीने पहले, अभी हमको एक अगेन बहुत अमेजिंग एंड माय पर्सनल फेवरेट रणविजय भाई, ही वाज देयर ऑन आवर शो एंड हाईली ऑनर्ड बिकॉज उनका एक ऑरा, प्रिंस भाई का एक ऑरा, और जिस तरीके से वो यूथ में इतना ज़्यादा यूथ जो उनको फॉलो करता है, बिल्कुल। सो एक बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस रहा। एंड एक और एक्सपीरियंस आज है दैट रोडीज के ही आप पहली कंटेस्टेंट हैं जिनको हम होस्ट कर रहे हैं ऑन अ शो। आई एम रियली ऑनर्ड, मतलब कि आप ऐसे बोल रहे हैं, क्योंकि एज सच शो में मुझे लगता है कि जितना मुझे अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली थी शायद मैंने उतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया। मतलब यूजुअली लोग अपने आप को डिफेंड करते हैं, बट आई एम नॉट डिफेंडिंग माई सेल्फ। आई शुड हैव डन बेटर, मतलब मुझे लगता है। तो मुझे बहुत खुशी है इस बात की आपने मुझे बुलाया कि एज अ रोडी। दैट्स अ सरप्राइज, प्लेजेंट सरप्राइज फॉर मी। वी मैम बिकॉज वी वर फॉलोइंग योर जर्नी एंड मिड एज के अंदर में जिस तरीके से आपने इतनी हिम्मत दिखाई है, आई थिंक कि इस एज में बहुत सारी विमेन जो हमारे भारत में हैं वो कहीं ना कहीं ये एक सोच आ जाती है मैम कि अब मेरे को फैमिली, बच्चे और जो घर है, रिलेशंस हैं, उसी को एक सर्कल बना लेते हैं अपने आसपास, उसी में ही रहना है। बट आपने आई थिंक वो एक ग्लास सीलिंग ब्रेक करते हुए यू वेंट टू द शो और वहाँ पे जिस तरीके से, चाहे वट एवर योर परफॉर्मेंस वुड बी देयर, बट एक बहुत प्राउड है कि इस एज में अगर आप इतना कुछ कर पा रहे हैं, तो आई थिंक इतनी लेडीज़ जो आज आपको सुन रही हैं, एक मैसेज उनके लिए अगर हो जाए तो। बिल्कुल, यहाँ मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि बहुत हद तक जो हमारा माइंडसेट है ना, वो कंडीशन हुआ है ओवर ईयर्स कि पहले बच्चे पहले फैमिली। तो वो पहले बच्चे पहले फैमिली करते करते ना हम खुद को इतना पीछे रखने लगते हैं कि जब खुद पे ध्यान देना शुरू करते हैं ऑलमोस्ट गिल्ट फील करते हैं। ऐसा लगता है कि ऐसा करके शायद मैं एज अ मदर या एज अ वाइफ शायद मैं ठीक नहीं कर रही, शायद मैं सेल्फिश हो रही हूँ। जबकि सेल्फ केयर इज़ नॉट बीइंग सेल्फिश। आप ये देखो ना कि अस बनने से पहले तो मैं मी हूँ। बिल्कुल। अगर मैं एज अ मी स्ट्रांग हूँ तो हम अस अच्छे होंगे। अगर मेरी हेल्थ ठीक है, आप मल्टीपल लेवल्स पे आप अपनी फैमिली के लिए हेल्पफुल हो। एक, आप उनके लिए ज़्यादा कर सकते हो। दूसरा, जब आप ओल्डर होते हो तो आपके बच्चों को वो एक एडिशनल होता है ना, जब पेरेंट्स बीमार होते हैं बच्चों को भी एक एक्स्ट्रा होता है कि दे हैव टू टेक केयर ऑफ़ यू। अगर हम खुद पर ध्यान देते हैं तो इट इज़ गुड फॉर द एंटायर फैमिली। तो मुझे नहीं लगता कि वो इट्स बीइंग सेल्फिश, मुझे लगता है इट्स बीइंग सेल्फलेस। और एक और चीज़ कि जैसे हम लोग कहते हैं कि जब 50s और 60s तक पहुंचने लगते हैं ना, तो ये मेरे साथ हुआ था कि मतलब जब मुझे हेल्थ इश्यूज होने लगी, यार इस उम्र में तो होती है, अब क्या करना, अब तो तू नानी बन गई है, ये सब। तो मेरा चलो बीपी जो बढ़ा वो मेरे लिए वरदान था। वो इसलिए वरदान था कि डॉक्टर ने जो मुझे लाइफस्टाइल चेंजेस करने को बोले वो मैंने सीरियसली लिए और माने, और वहाँ से मेरी फिटनेस जर्नी स्टार्ट हुई। क्योंकि मुझे एक छोटे से रोज़ के मेरे आधे घंटे की वॉक बढ़ते बढ़ते 3 घंटे हो गई थी। तो उन 3 घंटे की वॉक से ही मेरी बीमारी उल्टी, मेरी हेल्थ इंप्रूव हुई। तो मुझे लगा और कुछ करने से तो कितना लाइफ में चेंज होगा, और वो आया भी। तो मुझे लगता है कि वो जो चीज़ होती है ना कि आपकी लाइफ में, अच्छा उसके बाद क्या हुआ, मैंने हाइकिंग शुरू करी, हमने तीर्थ यात्राओं पे जाना शुरू किया ज़्यादा, क्योंकि अब मैं पैदल चल सकती थी। रोडीज़ भी इसी वजह से हुआ, इंस्टाग्राम भी इसी वजह से हुआ। कोई कहेगा हेल्थ का उससे क्या लेना देना।
अगर आप हेल्दी नहीं होते हो ना, आपका मन कुछ करने को नहीं होता। ये बॉडी तो टूल है। मैं कहती हूँ जरूरी नहीं कि आप कुछ करो, कि ऐसा किसने बोला है कि आपको रोडीज पे जाना है किसी का। मैं कहती हूँ कुछ भी नहीं करो, आप फैमिली में ही हो, आप अपनी लाइफ ज़्यादा इंजॉय करोगे, अपनी फैमिली में कंट्रीब्यूट ज़्यादा कर पाओगे। तो दूसरी, इस उम्र तक आते आते हमारे पास अगर कंपेयर टू आर यूथ, हमारे पर इतना प्रेशर होता है, हमें करियर बनाना है, हमें अपने बच्चों को लायक बनाना है, बच्चों को पालना है, अभी तो ये करना है, वो करना है, एक लंबी सी लिस्ट होती है। इस उम्र तक आते आते ना मोस्टली हमने वो लिस्ट अचीव कर ली होती है, बच्चे सेटल्ड होते हैं, ठीक है। अब बजाय कि खुश होएं कि हमारा तो एक टारगेट था बच्चों को सेटल करना है। कितनी बार देखा है बच्चे अगर दूसरे शहर में होते हैं, कई लोग बोलते हैं हमारे तो बच्चे ही छोड़ के चले गए। आपका तो सपना ही था उनको इंडिपेंडेंट करना, और वो हो गए हैं, तो उस बात को हम इतने सैडली क्यों ले रहे हैं? अब ये इतनी गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है क्योंकि अब हमारे पास सब कुछ है, टाइम भी है अपने लिए, जो हम सारे उम्र हम कहते रहे वक्त ही नहीं मिलता, वक्त ही नहीं मिलता। सिर्फ एक हेल्दी तो नहीं है, उस पर काम करना पड़ेगा, क्योंकि हेल्थ इज़ अ गिफ्ट फॉर द यूथ। अब कमानी पड़ती है। सिर्फ अगर हम अपना 1-1.5 घंटा अपनी हेल्थ पे रोज दें, लाइफ बदल जाती है, क्योंकि 50s और 60s इज एक्चुअली द मिड लाइफ ऑफ आर एडल्ट लाइफ। फिर हमारा एक दूसरा फेज स्टार्ट होता है, जिसमें शायद करियर में हम रिस्क ना ले जो हम नहीं ले सके थे अब तक, क्योंकि तब लगता था कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम वो रिस्क भी ले सकते हैं, जो करना, जो हमारी अधूरी इच्छाएं रह गई थी वो हम कर सकते हैं। और ये ना एक छोटी सी इंसिडेंट बताती हूँ जिससे मुझे एक्चुअल में बात रियलाइज़ हुई। एक बार था कि मैं बहुत घूम रही थी, कभी हम इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं, तो मेरी छोटी बेटी ने बोला कि मम्मी आजकल आप ज़्यादा नहीं घूम फिर रही। तो मैंने कहा हाँ, मेहनत का टाइम तो तुम्हारा है, हमारा तो घूमने फिरने का टाइम है। एंड देन आई रियलाइज हाउ ट्रू इट वॉज, कि आई वॉज लाइक तब तक आप फाइनेंशियली कंफर्टेबल होते हो और बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, अब नहीं घूमेंगे तो कब? तो इसीलिए अगर मैं कहूँगी उन लेडीज़ के लिए जो 50-60s में सोचती हैं, और ख़ास तौर पे क्योंकि पोस्ट मेनोपॉज हेल्थ डाउनहिल जाती है, अगर तब अपना ध्यान रखोगे ना, तो वो जो सारी इच्छाएं थी जो आपने लाइफ में पूरी नहीं करी, तो तब नहीं करी, अब हो जाएंगी। वाह। सो टू ऑल द लेडीज़ हु आर लिसनिंग टू आवर पॉडकास्ट, मैम की बात को मानिए और अपनी सारी जीवन की इच्छाएं पूरी कीजिए। बिल्कुल जी। हेल्थ की जगह बात आपने करी मैम, तो एक चीज़ दिमाग में आ रही है दैट इस टाइम पे जो लेडीज़ हैं उनकी हेल्थ में ऐसी डाइट के अंदर में स्पेशली कौन सी चीज़ ऐड न्यूट्रिशन हम लोग ऐड कर सकते हैं सो दैट दे कुड गेट अ बैलेंस डाइट, बिकॉज आप फिटनेस में हैं, यू हैव गॉन थ्रू एवरीथिंग। सो तो मैंने तो देखिए अब डाइट चार्ट, डाइट प्लान न्यूट्रिशनिस्ट बताते हैं और वो बहुत सही भी होते हैं, लेकिन मैंने देखा कि फैमिली में फॉलो नहीं होते, क्योंकि आप 2 तरीके का खाना नहीं बना सकते। एक फैमिली चाह रही है और एक आप अपना अलग से कुछ बना रहे हो, नहीं हो पाता। तो मैंने एक मंत्र अपनाया है कि जब भी खाना खाने बैठूं तो ये देखूं मेरे खाने में प्रोटीन है कि नहीं है, क्योंकि एक ये है जो मेजरली हमारे खाने में मिसिंग है, ठीक है। दूसरा फाइबर का ध्यान रखना, जैसे कि यूजुअली होता है कि 2-4 भाग रखी खीरे टमाटर की, हो गया हमारा सैलेड, वो नहीं, एक अच्छे से क्वांटिटी में सैलेड खाना। तो मैं तो मील से पहले खा लेती हूँ, क्योंकि जब मुझे वो आदत, पुरानी आदत अभी भी है कि अगर दाल सब्जी है तो दाल सब्जी पे ज़्यादा ध्यान जाएगा, खीरे टमाटर साइड में रह जाते हैं, तो पहले खीरे टमाटर फिनिश कर लिए, फिर अपनी थाली पे आई तो फिर खाया। तो एक प्रोटीन का ध्यान रखना और एक इसका। और एक चीज़ तो मैंने पिछले 3-4 साल से अडॉप्ट किया है कि तला हुआ नहीं, बाहर का खाना मिनिमम, नो प्रोसेस्ड फूड। तो ये बिस्किट नमकीन वगैरह मिनिमम, मैं ऐसा नहीं कहती कि कभी नहीं खाती। चीनी ऑलमोस्ट बंद कर दी है, उसमें बहुत एफर्ट लगा, क्योंकि बचपन से तो हमारी हर सेलिब्रेशन मीठे से होती थी, तो उसमें एफर्ट लगा। लेकिन धीरे धीरे पहले ऐसा किया कि 20-21 दिन टोटली छोड़ी, 20-21 दिन तो एक पनिशमेंट, यातना समझ के सह लिया, पर धीरे धीरे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मैंने देखा कि कंट्रोल बढ़ गया है। तो अब ये होता है कि मतलब कंट्रोल काफ़ी हद तक आ गया। कभी कभार ठीक है, तीज त्योहार हो गए, कुछ हो गए, प्रसाद हमेशा मीठा होता है तो थोड़ा सा लिया, बट चीनी काफ़ी ख़राब है, उसको हमें कोशिश करनी पड़ेगी थोड़ा कम करने की। तो बस सिंपल, और खाना चेंज नहीं करना, उसी खाने को मॉडिफाई करना है। कि अगर चलिए आपका आज आपने इडली सांभर खाई, इडली सांभर में नहीं आ रहा प्रोटीन ज़्यादा, तो ठीक है 2 पीस पनीर के सेके वो साइड में रख लिए, कि आपने अपना इडली सांभर भी खाया और वो भी खाया, तो वो बैलेंस आउट आप कर सकते हो। क्या डिफरेंस लगा आपको रोडी से पहले कि आशुजन मैम अगर हम देखते हैं, एंड आफ्टर रोडीज
ओवरऑल लाइक कोई पर्टिकुलर नहीं, बट मैं ऑडियंस के क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ आपसे। उन काफ़ी सारे लोगों की क्यूरियोसिटी है कि पहले मैम ऐसी थी और अब ऐसी हैं, तो क्या चेंज करा? चेंज एक तो मैं कहूँगी कि पब्लिक रिकग्निशन काफ़ी बढ़ गई है, वो तो Okay. एक ऑब्वियस चेंज था। मतलब उसके पहले भी इंस्टाग्राम पे आई वॉज एन इन्फ्लुएंसर, बट मेरे जो टीजी आप लोगों की भाषा में वो थोड़ी ओल्डर थी हमेशा से। तो अब जो सड़कों पे रिकग्निशन मिली वो थी, बट उसके अलावा जो मुझे लगता है कि खुद के लिए भी मेरे लिए एक बहुत एक डिफरेंट एक्सपीरियंस था। तो आपके लिए एक बहुत बड़ा एक वो माइंडसेट खुलता है, कोई भी आपका नया एक्सपीरियंस होता है जब आप अलग अलग लोगों से मिलते हो और आप देखते हो कि मैं अपनी जनरेशन की बात करती हूँ कि उस टाइम लगता था कि जो बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं, जा खेल कूद में है या कुछ है, तो वो शायद वक्त बर्बाद कर रहे हैं। वहाँ पर मैंने उन बच्चों को देखा है जिन्होंने इतनी तगड़ी मेहनत करके वो रोडीज तक पहुँचे, वो नेशनल इंटरनेशनल लेवल के एथलीट्स हैं। तो कितनी डिसिप्लिन और मेहनत गई है उस चीज़ के पीछे भी। तो एक वो अप्रिसिएशन भी कि जो कर रहे हो अच्छा करो। मुझे नहीं लगता कि हर किसी को, मतलब वो कहते हैं ना कि फिश शुड नॉट क्लाइंब अ ट्री। तो अगर कोई पढ़ने में अच्छा नहीं है और फोकस अगर उसका स्पोर्ट्स में है, तो दिस ऑल्सो शोज द चेंजिंग टाइम्स। एंड फॉर अ रियलिटी शो लाइक दिस, जो उसकी मैं आपको एक बता दी हूँ, मैं अभी रिसेंटली चमोली गई थी। वहाँ पर एक गाँव में गई थी, रमान करके एक फेस्टिवल था, उसमें गई थी मैं। तो वहाँ पर ठीक से नेटवर्क भी नहीं आ रहा था। बिल्कुल एक आइसोलेटेड सा गांव था, छोटा सा गांव था, और वहाँ पर बिल्कुल ट्रेडिशनल अटायर में औरतें आई। उन्होंने बोला, मैम आप रोडीज़ में थे ना, आई एम अ रोडीज़ फ़ैन, मेरे साथ फ़ोटो खिंचाई। आई वॉज लाइक, मतलब यहाँ कैसे पता उनको रोडीज़। तो इतना जो इम्पैक्ट है, तो ये जो सोशल मीडिया कह लो, ये जो रियलिटी शोज़ है, मुझे लगता है कि दे कैन बी वेरी इंस्ट्रूमेंटल इन ब्रिंगिंग अबाउट अ चेंज। तो अगर मेरी स्टोरी से अगर कोई चेंज इनिशिएट होता है, तो दिस इज़ द पावर ऑफ ये रियलिटी शोज़, सोशल मीडिया। आई एम इम्प्रेस्ड। मैम एक्चुअली क्या है, जिस तरीके से रोडीज़ का जो कल्चर रणविजय भाई ने स्टार्ट किया था, है ना, उसके बाद में प्रिंस भाई आए थे, देन नेहा मैम इज़ देयर, अभी एलविश भाई हैं, है ना, अभी रिया भी हैं वहाँ पे। तो इनकी क्या एक इंडिविजुअल, सबकी एक अपनी खुद की फ़ैन फॉलोइंग बहुत है, एंड खुद की स्टोरी भी है। स्टोरीज हैं, हाँ। एवरीबडी हैज़ स्ट्रगल्ड हाँ। इन देयर ओन रिस्पेक्टिव जर्नीज, और फिर वो यहाँ पहुँचे। तो उन्होंने भी ना एक पूरा रोडीज़ का प्रोसेस फॉलो करा है। हाँ जी। तो वो जो एक रिस्पेक्ट होती है ना मैम कि भाई ये खुद यहाँ तक पहुँचे हैं, तो उनको देख के द पीपल इंस्पायर्स, ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। बिल्कुल। तो वो जो एक जर्नी, उसकी वजह से जो रोडीज़ का जो एक पूरा माहौल है पूरे देश भर में, इट इज़ लाइक अमेजिंग बिटवीन द यूथ। बिल्कुल। और मुझे ये अब रियलाइज़ हुआ कि कितनी, मतलब एक बार तो हुआ था, मैं अपनी बेटी के साथ ना ऑटो में बैठ के जा रही थी। ऑटो जस्ट स्टार्ट ही हुआ था, एक लड़का साथ में चल रहा था, उसने ऐसे देखा, फिर उसने बोला, रुको 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 आंटी, आप तो रोडीज़ में थे ना, एक मिनट भाई, मुझे फ़ोटो खिंचानी है इनके साथ। मतलब दैट वाज अ मोमेंट, कभी नहीं हुआ मेरे साथ ऐसे। अब वॉशरूम में गए हो, वहाँ पर द गर्ल नेक्स्ट टू यू, हाँ आप तो रोडीज़ में थे। अच्छा लगता है फेम। हाँ, it is something very new to me and very overwhelming, and I really feel very grateful. तो रोडीज प्लान्ड नहीं था, इट हैपेंड, बट इट हैज़ गिवन मी अ लॉट। एक्सपीरियंस कैसा था रोडीज़ का ओवरऑल, योर एक्सपीरियंस? ओवरऑल मैं इसको ना एक्सपीरियंस से ही गई थी। मतलब मुझे, आई हैड नथिंग, मेरे दिमाग में कोई प्लानिंग नहीं थी। देखो, ये तो दिमाग में कोई इतनी गलतफहमी तो नहीं हो सकती कि मैं कहूँगी कि मैं शील्ड जीत के आऊँगी, ये तो नहीं था। तो आई वेंट देयर टू एक्सपीरियंस द जर्नी, और वो मैंने एक्सपीरियंस करी। बहुत मिक्स बैकग्राउंड से बच्चे थे, एंड लिविंग इन अ टेंट इन अ वेरी, वी वर टेकन केयर ऑफ, बट लिविंग वॉज वेरी बेसिक। तो आप सोचिए कि एक टेंट में स्टार्टिंग में 6 मैटर्स थे और 8 लोग थे, एक सिंगल टॉयलेट। तो उसमें मैनेज किया, एंड दैट एक्चुअली, उसमें बॉन्डिंग क्रिएट होती है। जब आप ऐसे रहते हो तो वो बॉन्डिंग ही क्रिएट होती है, और साथ में कुछ फ्रिक्शन भी होती है, टेम्पर्स वर फ्लाइंग। तो वेरी वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस, बट आई वॉज एंजॉइंग इट ऑल। अगर मैं एक एक करके बात करूँ आपसे विद पर्सन्स हु जज रोडीज़, सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रणविजय भाई से। रणविजय, आई थिंक उनका तो बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि अगर वो मेरी उस रील पे कमेंट नहीं करते तो मैं शायद पहुंचती ही नहीं वहाँ पर। तो एंड ही कम्स अक्रॉस एज अ पर्सन
who is very strong and he's a perfect gentleman. I think you can be very strong without being very loud, and he has mastered that art. He can control. एक जरा सी firmly बोलते हैं without raising his voice, and it is heard. It is something to learn from him. He has commanded that respect over years. तो वो चीज़ है उनमें, तो that is I really respect him a lot. और Then it is प्रिंस भाई. उनका ना, मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ कि जो शुरू में मुझे लगा कि वो ही सपोर्ट्स younger people more and also boys over girls. ठीक है, हाँ, मतलब that also initially I felt because ultimately ना it is all about winning a task. तो I think उनका mindset वहीं पर था, but I did feel that. खासकर एक जो था उसमें उन्होंने जब स्पेशली मुझे बोला कि आप उस उम्र पे हैं कि आप देखिए कि इन बच्चों को देखिए, आप उनको मौका दीजिए. बट मैंने जो चीज़ उनकी बहुत अप्रिशिएट करी विच मेड हिम अ हीरो इन माई आइज वॉज एट द टाइम ऑफ माई एविक्शन ही सेड कि आशु जी आई एम सॉरी, उस दिन मैंने ऐसा कहा था एंड मेरी मदर है आपकी एज की, और तो मैं भी उस चीज़ को अप्रिशिएट करता हूँ, सपोर्ट करता हूँ. कितने लोग जिनका वो लेवल है जहाँ पर वो आज हैं, वो अपनी बात को माने कि कहाँ वो गलत थे या उसको अपना पर्सपेक्टिव से बोले, क्योंकि कोई मानेगा ही नहीं कि अगर मैंने अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू बोला टू अग्री टू दैट. कई बार वो लोगों की ईगो हर्ट हो जाती है कि मैं उनकी बात कैसे मानूं, बट ही डिड दैट. सो ही वन अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फ्रॉम मी. मतलब अगर रोडीज़ के गैंग लीडर्स हैं वो फॉर अ रीज़न है, तो वो आई रियली रिस्पेक्ट हिम अ लॉट. मैम इसी पे मैं एक चीज़ आपसे और शेयर करना चाहूँगा दैट जब प्रिंस भाई भी यहाँ आए थे, सो उनके आने से पहले कुछ लोग थे इन द कम्युनिटी जो कॉमनली थे, तो उन्होंने बोला कि भाई एक नेचर जब बताते हैं, बोले भाई का थोड़ा सा नेचर है ना, थोड़ा सा टफ है, ये है वो है. तो एक मैं जब पहली बार एज अ पर्सन उनसे मिल रहा हूँ, उनको देखा है कुछ शोज़ में, कुछ पार्टीज़ में दूर से देखा है, तो अब इतनी स्पेशली वो आ रहे हैं फॉर द पॉडकास्ट हमारे यहाँ पे. सो स्टार्टिंग के ना 2-3 मिनट तक तो बड़ा ऐसा लगा कि शायद, सडन आफ्टर दैट ही वॉज लाइक चलो भाई आ जाओ स्टार्ट करते हैं, है ना, बता यार क्या चल रहा है. तो पॉडकास्ट सेटअप हो रहा था, उससे पहले पूरी कॉन्वर्सेशन इतना ईज आउट कर दिया उन्होंने कि ऐसा मुझे ऐसा नहीं लगा था दैट मैं प्रिंस भाई के सामने बैठा, मुझे ऐसा लगा बहुत पुराने दोस्त हैं, भाई हैं, उनके साथ में हम लोग पॉडकास्ट कर रहे हैं. हाँ जी. एंड सेम वेंट विद रणविजय भाई व्हेन ही केम. तो वो तो स्टार्टिंग से ही और क्या हालचाल, बढ़िया, क्या कर रहा था, ठीक है. फिर हमने बोले लाओ कॉफ़ी पिला दो. अच्छा, वी शॉट दैट पर्टिकुलर पॉडकास्ट रणविजय भाई का, ही केम स्ट्रेट फ्रॉम दुबई. तो हमने रात में 3 बजे शूट किया था उनका पॉडकास्ट. तो जो टीम थी, है ना, वो ऑलरेडी वेट कर रही थी. तो वो यहाँ पे हम लोग पॉडकास्ट स्टार्ट होने से बोले जितने बैठे हैं ना यहाँ पे, है ना, इनको कॉफ़ी पिला दे, सो जाएंगे. तो वो इतना ईज आउट कर देते हैं. ये हमारे साथ वो वोट आउट नाइट्स पे करते थे, कॉफ़ी पिलाओ भाई, सबको नींद आ रही है. तो मैं जब इवन पीआई पे गई थी तो मुझे तो लग रहा था कि मैं शायद बोल ही नहीं पाऊंगी. सारे मतलब इतने बड़े सेलिब्रिटीज़ थे और जिनको हमने सिर्फ टीवी पे, मूवीज़ में देखा है, और इन पर्सन उनके सामने जाना. बट आई थिंक हर किसी ने इतना ईज आउट करा दिया था सबको, एंड एवरीबडी इज़ वेरी डाउन टू अर्थ. तो वो फैक्टर जो है ना, और फिर जब आप ड्यूरिंग द जर्नी इंटरेक्शन भी ज़्यादा होती है, सब कुछ होती है, तो आप ईज आउट हो ही जाते हो. फिर आफ्टर लाइक प्रिंस वील टॉक अबाउट हाउ वाज नेहा मैम ऑन द सेट्स. आई थिंक शी स्पीक्स फॉर विमेन, एंड उस लेवल पे हमारी बहुत वी कनेक्टेड इन द सेंस की बिकॉज शी कुड रिलेट टू माई जर्नी, है ना. क्योंकि मतलब कई लोगों को जैसे स्पेशली फॉर यंग, है ना, तो लोग जब कमेंट करते हैं कि बुड्ढी ये क्या कर रही है, मर जाएगी किसी का, या मैं रोडीज़ पे भी गई, तुमने किसी का हक मारा. दे डोंट अंडरस्टैंड कि हमारी कितनी स्ट्रगल हुई होगी वहाँ तक पहुँचने की. तो शी कुड रिलेट टू दैट, शी एम्पैथाइज्ड विद दैट, एंड शी वॉज वेरी वोकल अबाउट इट. तो वो क्योंकि वो हम समझ सकते हैं कि हमारे लिए, मतलब मेरे लिए वहाँ तक पहुँचना, फ्रॉम बीइंग अ सिंपल स्टे एट होम मॉम,
मेरी वो जो ट्रांजिशन थी वहाँ तक पहुँचने के पीछे कितनी बैक स्टोरी रही होगी. आई मे नॉट हैव बीन द बेस्ट ऑफ द रोडीज अगर इन टर्म्स ऑफ हाउ आई परफॉर्म्ड, बट फॉर मी टू रीच देयर एंड बिग सल्यूट टू दैट प्लेटफॉर्म कि दे मेड इट हैपन. आप सोचो कि एक मेरे वहाँ आने से कितने लोगों को उन्होंने होप दी है. बिल्कुल थी. अब कल मेरे को एक 70-year-old उन्होंने बोला, आर 70-year-old अलाउड? सीरियसली? हाँ, मैंने कहा ऑफ कोर्स देयर इज नो एज बार. तो कहते ओके आई विल टॉक टू यू मोर अबाउट इट लेटर ऑन. तो आप ये सोचो कितने लोगों में होप जागी है. मैं कहती हूँ जाएं या ना जाएं, वो उसकी तैयारी करेंगे, दे विल बी फोकसिंग ऑन देयर फिटनेस एंड दैट गिव्स यू अ पर्पस इन लाइफ, दैट गिव्स यू दैट एक्साइटमेंट इन लाइफ. तो वो बहुत बड़ी चीज़ है. एंड मैम उससे भी ज़्यादा आई थिंक कि जब आप कभी इस तरीके की कोई प्रिपरेशन करते हैं, जब आप वहाँ पे जाते हैं, सो एक वहाँ पे ना एक अलग माहौल होता है, वहाँ पे हाँ बहुत जी. सारे लोग आए हुए होते हैं. सो जब आप उनसे इंटरेक्ट करते हो तो एक अलग एनर्जी लेवल एक अलग होता है बिल्कुल. कि ठीक है एटलीस्ट हमने पार्टिसिपेट तो किया. हाँ ठीक है, जी. सिलेक्शन होना नहीं होना वो तो ठीक है. बिल्कुल बिल्कुल वो भी ज़रूरी होता है, दैट राइट माइंडसेट कि हम किसी चीज़ पे बिल्कुल स्टिक ना करें कि भाई अगर नहीं हुआ तो पता नहीं क्या होगा. हुआ हुआ, नहीं हुआ नहीं हुआ, इट्स अ जर्नी. वो है. एंड इवन रिया, मतलब उनसे एक चीज़ सीखी, शी इज़ एन अमेजिंग गैंग लीडर. मतलब इतना शार्प चलती हैं कि वो आगे का सोच के. तो ये हर चीज़ आपको कुछ ना कुछ सिखाता है कि हर चीज़ ना, इवन दो इट इज़ अ फिटनेस बेस्ड रियलिटी शो, दिमाग कैसे लगाना है, हाउ टू स्कीम, हाउ टू लुक थ्रू कि आगे के 2 टास्क तक कैसे होगा. तो बहुत कुछ सीखने को मिला है इसमें. 4 गैंग लीडर्स हैं मैम, चारों की एक एक बेस्ट ऑफ क्वालिटी मैं चाहूँगा आप बताएं. फर्स्ट वील स्टार्ट विद रणविजय भाई. रणविजय तो आई थिंक ही इज़ अ परफेक्ट जेंटलमैन एंड ही इज़ अ वेरी गुड लीडर. हाँ, उनको सबको लेकर चलना आता है. मतलब अगर कहीं टेंस होगा तो ही क्रैक अ जोक, ईज इट डाउन. मतलब इट्स नॉट ऑलवेज, मतलब ही नोज हाउ टू बैलेंस आउट थिंग्स, सबको संजो के रखना, मेक देम वर्क. तो इज़ अ वेरी गुड टीम लीडर. प्रिंस भाई. ही इज़ प्योर हार्ट, प्योर प्योर हार्ट, दिल से. मतलब वो बिल्कुल वो आई थिंक वो तो उस पंजाबी मुंडा टाइप. हाँ, मतलब उनका ये नहीं है, वो ज़्यादा स्कीमिंग प्लॉटिंग छोड़ो, वो कहेंगे कि टास्क करो, इम्यूनिटी लो, कीप इट टू द बेसिक. उनका वो फंडा है एंड आई लाइक दैट थिंग अबाउट हिम ऑल्सो. एल्विश भाई. एल्विश, उनका जो मुझे शुरू में लगा, मतलब यहाँ आई वॉज रॉन्ग एक्चुअली, मुझे लगा कि ही इज़ नॉट रियली प्लेइंग, ही इज़ जस्ट ट्राइंग टू, उनका फर्स्ट सीजन है, मे बी ही इज़ जस्ट ट्राइंग टू लर्न द रोप्स. बट उनसे बड़ा तो शातिर कोई नहीं था बिकॉज वो बड़ा एक फॉल्स उन्होंने वो दिया, क्योंकि बाद में ही वॉज द वन हु वॉज रियली प्लेइंग सो वेल. उनका एक डिमीनर है कि वो बहुत रिलैक्स लगते हैं. वो कहीं ना कहीं ऐसा लगेगा कि ही इज़ नॉट, वो बहुत सुपरफिशियली शायद गेम में है, पर वो इतने बड़े मास्टरमाइंड है, उनका दिखता नहीं गेम खेला हुआ. तो वो मतलब हर किसी में एक अलग स्पेशलिटी ना. उनका ये है कि प्रिंस को अगर आप देखें तो वो लगता है कि जो हैं वो दिख रहे हैं, एल्विश जो हैं वो दिखते नहीं हैं. वो इतने रिलैक्स्ड होंगे, बट वो क्योंकि इतना होमवर्क कर चुके होते हैं, वो इतनी प्लानिंग कर चुके होते हैं. जब भी हम एल्विश भाई को देखते हैं ना, तो वो एक आपको उनमें हमेशा शार्पनेस दिखेगी, शार्पनेस एंड डिटेलिंग विद द वर्क. हाँ, वो जैसे अभी यहाँ पर मैं बैठे हैं, तो अगर वो यहाँ बैठे होंगे ना, तो वो इतने आराम से बात कर रहे होंगे. हाँ. और उनका दिमाग नहीं चल रहा होगा नेक्स्ट क्या. हाँ, मतलब मुझे तो शुरू में देख के लगा कि उनमें वो एग्रेशन नहीं है, जैसे होता है ना, ओए बिल्कुल वो बिल्कुल वहाँ पर माहौल वैसा ही होता है. वो इतने रिलैक्स लगते थे, पर उनकी प्लानिंग परफेक्ट होती थी. हाँ. और मैं गौतम, उनको पर्सनली तो मैं इतना इंटरेक्ट नहीं कर पाई उनसे, बट उनका भी ये है कि उनकी एक अलग वो है कि वो एक बड़े फनी वे में ही थिंक्स सीरियसली. एक वो जो फनी एक उनका एक्सटीरियर है, उसके पीछे एक अच्छा खासा मास्टरमाइंड चल रहा होता है उनका. तो उनकी वो स्पेशलिटी, मतलब हर किसी का अपने गैंग को लेके चलने का एक अलग अप्रोच थी, एक अलग पर्सनालिटी. तो उनकी पर्सनालिटी वो थी. एंड रिया, आई थिंक मेरे शुरू में ना मैं ऐसे सोच रही थी कि शी लुक्स वेरी ब्यूटिफुल टू बी अ गैंग लीडर. मतलब ये मेरी परसेप्शन थी, बिकॉज आई न्यू हर मोर एज एन एक्ट्रेस. एंड वो मतलब नहीं लग रही थी वैसे, बट और मतलब शी प्रूव्ड मी रॉन्ग देयर. एंड आई
डू अपोलोजाइज टू हर फॉर दैट, क्योंकि इनिशियली भी जब फॉर्म भरा था तो आई हैड रिटन, उसमें लिखा था कि किस गैंग लीडर को आप हटाना चाहते हो और क्यों. तो आई हैड मेंशन्ड एग्जैक्टली दैट शी लुक्स टू फैंसी टू बी अ गैंग लीडर. तो आई रियली अपोलोजाइज टू हर फॉर दैट बिकॉज शी इज़ मेड ऑफ स्टील. एंड उनकी पर्सनल लेवल पे भी जो स्टोरी रही है, इट इज़ सो मच आउट ऑफ ऑर्डिनरी, इट इज़ नॉट. और जितना बैलेंस्ड वे में उन्होंने अपने आप को उसके ऊपर उठाया है, अ बिग सल्यूट टू हर. मतलब वो रियल में डिजर्व करती हैं एक रोडीज के प्लेटफॉर्म पे गैंग लीडर होना. गैंग लीडर की बात करी तो मैम अभी सबसे हॉट एल्विश भाई चल रहे हैं, तो एज अ गैंग लीडर हाँ जी. आपको कैसे लगते हैं वो? हाँ, उनका जीत गए हैं, गुल्लू जीत गया है, वो जीत गए हैं. और आते ही पहला उनका डेब्यू शो था वो, और वो जीत गए, तो वो ऑब्वियसली वो है ही. तो छा अभी गए. अभी अभी जब रणविजय भाई आए थे ना, तो हमने उनसे, मैंने आई आस्क्ड हिम अ क्वेश्चन कि आपके हिसाब से कि एल्विश यादव जी जो रोडीज में आए हैं, सो वेदर bringing Elvish Yadav was a good decision or not. So he promptly, it was a very good decision. So वो जो एक पूरा हम देखते थे कि उनकी जो वीडियोस चलती हैं एल्विश भाई की, वो गाड़ी के ऊपर सनरूफ में से निकल के पूरी गाड़ियाँ काफिला चल रहा है एक पूरा, तो वो एक जो यूथ के अंदर में एक है वो. और मुझे लगता है कि हर कोई ना, हर सारे गैंग लीडर्स एक अलग फ्लेवर लेके आ रहे थे गेम बिल्कुल में. बिल्कुल वो ज़रूरी था. जैसे नेहा, वो बिल्कुल वैसी हैं, मतलब वो ना कि जो कुछ बड़ा, शी इज़ अ फाइटर एंड शी हैज़ दैट पर्सनालिटी. शी विल फाइट आउट फॉर एवरीथिंग. शी विल कॉल आउट, मतलब अगर कुछ उनको गलत दिख रहा है चाहे किसी और गैंग के साथ, शी इज़ नॉट द वन विल कीप क्वाइट. शी विल वॉइस दैट. शी इज़ दैट पर्सन. तो हर किसी की एक डिफरेंट पर्सनालिटी, बट देयर वाज समथिंग पॉजिटिव इन ऑल ऑफ देम. कुल मिला के तो रोडीज़ को इन सब ने ही बनाया है. एंड ओवर द ईयर्स जो बना है, मतलब मैंने सच बता रही हूँ, मैंने नहीं देखे थे रोडीज़ के कोई एपिसोड ज़्यादा, और जो देखे थे वो लाइट हार्टेड वे में कि एक शो है, मैं देख लेती हूँ. द काइंड ऑफ इम्पैक्ट दैट मेक्स ऑन द सोसाइटी, द काइंड ऑफ फैन फॉलोइंग इट हैज़, इट इज़ लाइक मैंने अब रियलाइज़ करी है ये. क्या इस पूरे रोडीज़ के प्रोसेस में कभी जो आपकी उम्र है, आपकी जो एज, वो कभी एक हिंड्रेंस, एक रुकावट बनी, आपको लगा है ऐसे? हाँ, मैं कहूँगी ऑन अ पर्सनल लेवल, क्योंकि अगर मैं फ़िटनेस के मामले में, हालांकि मैं अपनी एज के हिसाब से तो बहुत फ़िट हूँ, मैं ऐसा कहती हूँ, बट अगर औरों से कंपेयर करो तो उनसे कंपैरिजन में आई डिड नॉट स्टैंड अ चांस. तो इस वजह से कितने सारे टास्क थे मैं खुद ही को पिच नहीं कर रही थी, क्योंकि मुझे लग रहा था एक तो गैंग हारेगी, दूसरी मेरी कोई हड्डी टूटेगी, तो वो कोई, इट वॉजंट लॉजिकल. तो वो मुझे लग रहा था डेफिनेटली. और सेकेंड लेवल पे मुझे लग रहा था कि जो मेरे और रोडी बच्चे थे, दे वर गोइंग टू ईजी ऑन मी. जहाँ उनको मुझसे लड़ना चाहिए था वो लड़े नहीं. तो वो भी कभी कभी ना आपको गेम में आप पूरा इन्वॉल्व नहीं फील करते जब तक आप खाली तारीफ़ों का नहीं, मतलब जहाँ अगर मैं गलत हूँ, जैसे काटा बाटा वाला था, तो वो प्रिंस गैंग को लग रहा था मैंने उनके अगेंस्ट बोला, और मेरी गैंग को भी लग रहा था कि आई लेट डाउन द अलायंस. जो भी कुछ था, सेम टास्क में सेम वे में हरताज ने परफॉर्म किया था. उससे जो लड़ाइयाँ हुई हैं, घंटों लड़ाइयाँ चली हैं, ठीक है. और मेरे यहाँ पर आई थिंक सबने प्री डिसाइड किया था, मैं अपने टेंट में भी गई हूँ, चुप्पी थी, किसी ने मुझे कुछ नहीं बोला. बेसिकली वो उम्र का लिहाज, जैसे कहते हैं ना कि हाँ मैम को कुछ नहीं कहेंगे, पर वही होता ना कि वो फिर आपको वो गेम खेलने का ट्रू एक्सपीरियंस भी नहीं मिलता. तो आई डोंट, दैट इज़ द संस्कार, मतलब वो होता है ना. तो बट ऑन अ शो मुझे लगता है कि एवरीबडी शुड बी ट्रीटेड इक्वली. दैट इज़ व्हाट आई फील कि अगर कोई कंटेस्टेंट आ ही गया शो में, और यहाँ मेरी गलती थी कि मैं वाट थी, तो मैं क्यों ही मन छोटा कर रही थी कि मैं टास्क नहीं परफॉर्म करी. आई वॉज देयर फॉर अ डिफरेंट रीज़न, तो वो था. लेकिन एवरीबडी शुड बी ट्रीटेड इक्वली. तो वहाँ एज एक हिंड्रेंस होती है. दूसरा, इवन बॉन्डिंग में फ़र्क पड़ता है, क्योंकि दे में रिस्पेक्ट मी, बट जो वो बॉन्ड सेम उम्र के बच्चों का होता है एज दोस्त, वो मेरा नहीं हो सकता था. राइट. तो दैट वाज आल्सो अ सेटबैक डेफिनेटली. मैम, इंडियन फैमिलीज़ के अंदर में हम देखते हैं जो लेडीज़ हैं, मदर्स हैं, वो एक रिस्ट्रिक्टेड सर्कल होता है उनका फैमिली, और जैसे हम अभी डिस्कस भी कर रहे थे. बट आपने इतनी करेज और इतनी हिम्मत जो दिखाई, उसके पीछे का राज आज हम जानना चाहेंगे
कि रोडीज़ तक जाना, एक्चुअली रोडीज़ के बारे में इनफैक्ट सोचना? हाँ, रोडीज़ के मैं पहले तो बोलूँगी कि आपके लाइफ के एक्सपीरियंसेस आपको शेप करते हैं। हमारी लाइफ में भी स्ट्रगल्स के टाइम थे, वो आई थिंक यूनिवर्सल है, कोई ऐसा नहीं होगा जिसकी लाइफ में स्ट्रगल नहीं आएगा। तो इट्स नॉट अ सॉफ्ट स्टोरी और एनीथिंग, बट स्ट्रगल्स डू शेप यू। तो जो हमारा टाइम आया, जो स्ट्रगल्स वाला टाइम आया, तो उसमें ना एक तो आपको ये एहसास होता है कि कौन रियल में आपके साथ है राइट। और कौन आपके सक्सेस की वजह से आपके साथ हैं। तो वो डिफ्रेंशिएट करना आया। दूसरा एक चीज़ समझ में आ गई कि दिखावा छोड़ो, इट इज़ अल्टीमेटली आपके सिर्फ काम हैं जो हाउ यू हैंडल योर चैलेंजेस, जो आपकी लाइफ को शेप करेगा। तो उसकी इम्पोर्टेंस समझ में आई। तो जिस वजह से मुझे लगता है मैंने पढ़ना शुरू किया, ठीक है। और जब पढ़ना शुरू किया तब भी मैं 44 की थी, और बड़ी बेटी और मेरा कॉलेज बिल्कुल सेम ईयर का था, उसकी मतलब ग्रेजुएशन, मेरी पोस्ट ग्रेजुएशन, बस इतना फ़र्क था। तो आप सोचो कि उस टाइम में घर उल्टा सीधा हुआ, बिल्कुल खाने का स्टैंडर्ड बिगड़ा, सफाई का स्टैंडर्ड बिगड़ा, घर में सबके टेम्पर हाई होते ही थे कि जो बच्चों को कराया मिल रहा था अब अचानक से उनको भी करना पड़ रहा है। तो घर की व्यवस्था में एक चेंज आया, सब कुछ आया। लेकिन उस वजह से आप ये सोचो कि हम एक टीम बने, ये इसका प्लस पॉइंट था। दूसरा, मुझ में एक चीज़ ने, उस लाइफ के मोड़ ने सिखाया कि हम एक सेट टेम्पलेट नहीं होता कि इस एज में आपको सिर्फ बच्चे देखने। ताने मिलते थे मुझे, मेरे बच्चों को बिन माँ के बच्चे भी कहा जाता था क्योंकि मेरा घर उल्टा सीधा रहता था, ठीक है। और ये भी कहा जाता था कि बच्चों के पढ़ने की उम्र में खुद बस्ता टांग के चलिए। आई हैव हर्ड एवरीथिंग, लेकिन मुझे लगता था मुझे पढ़ना है, मुझे खुशी मिल रही है। और बच्चे भी यही कहते थे। जब मेरे नंबर आते थे तो बच्चे भी उतने ही खुश होते थे। तो इट बिकेम अ टीम थिंग। वो फिर लगने लगा कि हम खुश हैं ना, दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। बाकी दुनिया क्या सोच रही है नहीं फ़र्क पड़ता। फिर वो सिलसिला शुरू हुआ, फिर मेरी पीएचडी हुई, सब कुछ हुआ। तो मुझे ना एक सपनों के लिए उम्र को नज़रअंदाज करना आ गया। दूसरी चीज़, अगर कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही है, जैसे मैंने एमटेक करी, एमटेक में नंबर अच्छे थे, उसके बाद एक प्रोबेबिलिटी थी कि मैं आईआईटी जैसे इंस्टीट्यूट से पीएचडी कर सकती थी, एलिजिबिलिटी थी। बाकी इंटरव्यू के लिए तो मेहनत करनी थी, एलिजिबिलिटी लायक था सब कुछ मेरे पास। अब वो एक अपॉर्चुनिटी है, और उस टाइम में मैं सोचूं मैं अच्छी लगूंगी। अब मैं 47 की थी जब मेरा पीएचडी में एडमिशन हुआ, ऑलमोस्ट 50 साल की उम्र में होके अभी तक पढ़ रही हूँ बैठ के। तो वो चीज़ को इग्नोर करना सीखा कि अपने सपनों के लिए ना सिर्फ सपनों पे फोकस करो, बाकी सब बेकार है, उस पर छोड़ दो उसको। तो वो जो खुशी फील हुई, फिर तो बस एक वो लत लग जाती है, फिर लगता है कि फिर आप उसको एक्सेप्ट कर लेते हो एज नॉर्मल पर्सनली। तो मेरे लिए रोडीज़ का जो सजेशन था, दैट केम फ्रॉम माय ट्रेनर लखविंदर सिंह, और उन्होंने खुद, उनके लिए बहुत बड़ा सपना था एंड ही वाज प्रिपेयरिंग फॉर इट। उन्होंने मुझे सजेस्ट किया, तो मैंने उसको जस्ट एज एन एक्सपीरियंस एक्सेप्ट किया कि मैं कहा अच्छा चलो करके देखती हूँ। नथिंग मोर देन दैट, देयर वाज नो एक्सपेक्टेशन। और हार्डली मुझे लगता है ऑडिशंस जब हो रहे थे उसके हार्डली 15 दिन पहले मैंने इससे दिमाग बनाया कि मैं जा रही हूँ। बच्चों को बताया, एक बार तो हंसे, फिर उनको आदत हो चुकी, माँ कुछ भी बोल देती है फॉर एक्सपीरियंस सेक, एंड दे आर वेरी सपोर्टिव ऑल्सो। मतलब दे आर एक्सट्रीमली सपोर्टिव कि अच्छा ठीक है, हाँ चले जाना, उस तरीके से। तो दैट इज़ हाउ रोडीज़ हैपेंड। तो किसी चीज़ को ना करना। बट कैसा रिस्पॉन्स था? व्हाट वाज देयर फर्स्ट रिस्पॉन्स व्हेन लाइक यू गॉट सिलेक्टेड इन रोडीज, लाइक हाँ, किड्स पहले तो उनको लग रहा था कि जस्ट मम्मी का ये पागलपन है, मम्मी जा रही है, होगा नहीं, ठीक है। फिर मेरा पीआई तक जब पहुंच गई तो उन्होंने बोला बस आप पीआई तक चलो, आप टीवी तक तो पहुंच ही गए, बहुत बड़ी बात है। बट उनमें से किसी को उम्मीद नहीं थी कि मैं रोडीज़ में सिलेक्शन होगा। तो सबसे पहले फैमिली ग्रुप पे मैंने व्हाट्सएप किया, तो ना वे व्हाट आप रोडी बन गए। तो फिर उसके बाद कहते अभी भी हमारे ना फ्रेंड सर्कल में इतने ताने मिलते हैं कि तुम अपनी मम्मी को देखो, तुम क्या कर रहे हो। कहते अब एक और ताना जुड़ गया उसमें। हम बोले मम्मी खुद रोडी है। हाँ वही एग्जैक्टली। आफ्टर मैम, लाइक एज अ मदर, एज अ लेडी, एज अ वुमेन, जब इतनी स्ट्रगल्स के बाद में एक ऐसा टाइम आता है, एक ऐसी मोमेंट आती है जब दुनिया आपको सल्यूट कर रही है, मे बी दुनिया आपको देख रही है, दे लुकिंग अप टू यू, सो हाउ इज दैट फीलिंग?
दैट्स वेरी ओवरवेलमिंग, दैट इज़ द ओनली वर्ड। मतलब मुझे अभी भी कई बार विश्वास नहीं होता, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि हम चेंज हो गए। घर में हमारी औकात आज भी वही है। मतलब बीइंग अ मदर एंड अ वाइफ, तो जो रहना है वही रहना है। लेकिन जब आप बाहर जाते हो तो जैसे लोग आपको परसीव करते हैं, दैट हैज़ चेंज्ड। एंड टू बी कॉल्ड अ सेलिब्रिटी, ये तो मेरे को लगता है मेरे लिए सपना भी नहीं था। सच बता रही हूँ कि सपना भी नहीं था। तो आई फील वेरी ब्लेस्ड एंड आई फील वेरी ग्रेटफुल कि ये चीज़ हुई है। मतलब अगर कोई कहते हैं ना आपने मैनिफेस्ट किया, आई हैड नेवर इवन मैनिफेस्टेड। कौन, मतलब आप सोचो कि कुछ साल पहले जो घर में खाना बना रहा था और बस ये कि मेरे बच्चों का अब एंट्रेंस का टाइम है, ये वो, और कौन सोचता है कि मैं सेलिब्रिटी बनूंगी? मतलब वो तो कोई सोचता ही नहीं है ना। लाइफ जस्ट टुक दिस टर्न एंड आई एम extremely grateful for this. मैम, लाइक व्हाट चेंज्ड हैपेंड, एक पर्सपेक्टिव कैसे चेंज हुआ लोगों का व्हेन आप रोडी से पहले जो स्ट्रगल्स आपने, वी वर डिस्कसिंग बिफोर द पॉडकास्ट सम थिंग्स, तो एक इंसिडेंट आप बता रहे थे, सो आई वुड लाइक दैट वो इंसिडेंट आप बताइए, व्हाट एक्चुअली चेंज्ड योर पर्सपेक्टिव ऑफ द लाइफ एंड द एंटायर फैमिली। हाँ, मतलब एक तो क्या है कि जब आप यू आर अ फेलियर, वो मुझे लगता है कि हर किसी की लाइफ में वो फेज़ आता है जब होता है ना कि सो कॉल्ड सोशल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से यू आर अ फेलियर। पहली बात, आई डिड नॉट गो फॉर एन करियर, जबकि आई वॉज अ गुड स्टूडेंट, तो बट आई डिड नॉट ऑप्ट फॉर दैट। आई डोंट नो वाई कि a stay-at-home mom is as valuable as anybody else, and I think perhaps she contributes more. But having a career somehow is considered superior. ठीक है, तो एक वो चीज़ तो कि भाई ओ शी डिड नॉट डू एनीथिंग, मतलब एक वो वाली चीज़। ठीक है, दूसरी चीज़, अगर आप बिजनेस में हैं तो उसमें अगर कभी कोई सेटबैक आता है तो सडनली you're considered as a failure. Nothing is a failure or a success. These are different stages of your life. At one moment you may be slightly behind and then you may catch up and maybe और लोगों से आगे भी चले जाएं. These are just different phases of life. तो I think but उस time पे ना when people gauge you by those standards, तो कुछ लोग आपको इग्नोर करते हैं या आपके साथ नहीं होते हैं। तो वो मुझे लगता है आई वॉज ब्लेस्ड टू एक्सपीरियंस दैट, क्योंकि आपको फिर महसूस होता है कि कौन आपके साथ रियल में है। एंड तब से मुझे ना मेरा एक, जब भी किसी से मिलती हूँ या किसी के ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, कि आर दे इन माई टीम और आर दे जस्ट अ क्राउड है तो साइड में, टीम है तो ये मोस्ट वेलकम। जो टीम होगी ना, दे विल नॉट रिक्वायर एनी एक्स्ट्रा एफर्ट टू स्टे कनेक्टेड, बट दे विल बी देयर व्हेन यू नीड देम। दे विल ऑलवेज बी देयर। उनके लिए ज़रूरी नहीं होगा कि आपने उनको 4 महीने फ़ोन कॉल नहीं किया। तो आई थिंक दैट वाज अ मेजर लाइफ लेसन फॉर मी विच आई मेंटेन टिल नाउ, बिकॉज अब सो कॉल्ड वी आर सक्सेसफुल, तो अचानक से दे आर यू नो लॉट मेनी पीपल हु वांट टू बी फ्रेंड्स विद यू, बट देन आई कीप माई माइंड ओपन कि आर दे टीम और आर दे टीम क्राउड। हम ऐसे रिश्तेदार ऑलमोस्ट हर फैमिलीज़ में होते हैं जो पहले तो बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं और फिर उसके बाद में जब देखते हैं कि हाँ अब ये सक्सेसफुल हो गए हैं तो वो बड़े अच्छे बन जाते हैं। हाँ, तो ये फिर अब तो बात नहीं, होती बट है आई ऐसे। थिंक नहीं वो ठीक है, बट देन यू एक्सेप्ट दिस। मतलब मुझे लगता है कि नाउ एट माई एज, बिकॉज वी हैव ऑल, मतलब इस एज तक आते आते हर किसी ने एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ टाइम कोई ना कोई सेटबैक एक्सपीरियंस किया होता है। तो यू लर्न टू एक्सेप्ट इट कि ना तो आप किसी सेटबैक से ज़्यादा दुखी होगे, और अगर कुछ लाइफ में अच्छा हो रहा है तो उससे ऐसा भी नहीं कि, क्योंकि ये जो टू बी वेरी फ्रैंक, ये जो अभी रिकग्निशन मिल रही है, दिस इज़ वेरी ट्रांसिएंट। ये रोडीज़ का ये सीज़न है, अगले सीज़न तक नए रोडीज़ होंगे, बिल्कुल। है ना। टू नॉट टू गो ओवरबोर्ड विद दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। एंड आई एम वेरी, मैं इस चीज़ को दिमाग में लेकर चल रही हूँ। आई एम एन्जॉइंग इट एज मच एज इट लास्ट, बट नथिंग इज़ परमानेंट। एंड इससे कुछ मैं चेंज नहीं हुई, मैं जैसे पहले थी वैसे ही थी। अच्छा, एक अगर सपोज रोडीज तो ख़त्म हो गया, बट अब कोई अगर आपके पास में कोई नया ऑफर आता है, कोई मे बी सम रियलिटी शो, भगवान करे आए आ जाए जितने लोग सुन रहे हैं क्योंकि प्लीज़। एक बार रियलिटी शो में नाक कटा के आई हूँ कि बहुत कुछ नहीं किया, बट लेसन लर्न, यू नो। हम अगर कोई दोबारा अपॉर्चुनिटी आती है तो आई थिंक आई
मेंड ऑल दोज मिस्टेक्स जो मैंने इस बार करी थी. इट वॉज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी बट आई डिड नॉट लिव अप टू इट. ये मेरा, मैं पब्लिकली एक्सेप्ट कर रही हूँ इस चीज़ को. लेकिन अगर कोई दूसरा आता है तो आई वुड डेफिनेटली. किस टाइप का, मतलब कुछ रियलिटी शो, देखो ऐसे कुछ रियलिटी शो के मैम जो, मैं जहाँ पर फिजिकल स्ट्रेंथ सोल क्राइटेरिया होगा ऐसे में तो मैं नहीं जाना चाहूँगी. ठीक है, तो लेकिन मैं ऐसे किसी शो में जहाँ पर थोड़ा इमोशनल और जैसे कहते हैं ना मेंटल स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड हो, आई कैन स्पीक वेल. ओके, और दूसरा कि जहाँ थोड़ी इंटेलेक्ट भी यूज़ हो, मैं ऐसे किसी शो में जाना चाहूँगी. एट द सेम टाइम आई विश, क्योंकि कहीं ना कहीं रियलिटी शोज़ लाउड एंड एग्रेसिव की तरफ जा रहे इंक्लाइंड है. अगर कोई शो ऐसा है जिसमें हमारे जो ट्रेडिशंस हैं उन चीज़ों को लेकर, कोर वैल्यूज, हाँ कोर वैल्यूज़ जो है ना उस पे अगर बेस्ड होता है ना कोई, आई वुड लव टू बी एसोसिएटेड विद दैट. एंड आई होप कि कोई बनाए. ऐसा एक रियलिटी शो बने भी. नहीं, ये आई थिंक ये बहुत डिफरेंट टाइप ऑफ शो होगा अगर ऐसा कोई हाँ जी, बनता है. हाँ जी. बिकॉज अभी तक हमने आई जो होप देखे समबडी हैं, इज लिसनिंग. हाँ, एंड आई होप समबडी विल मेक. श्योर. डाइट एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, एंड स्पेशली विमेंस हु आर इन 40 एंड 50s में. तो कैसे जितनी भी विमेंस सुन रही हैं, एक प्रॉपर डाइट प्लान कैसे मैनेज कर सकते हैं, बना सकते हैं, क्या क्या डाइट इनटेक उनको खाना चाहिए जिससे उनकी जो बॉडी में न्यूट्रिशन वैल्यू है वो मेंटेन रहे, बैलेंस रहे. देखिए थोड़ा मुझे लगता है कि इसमें ना थोड़ी मैथमेटिक्स लानी पड़ेगी. जैसे कि हम लोग कहते हैं कि दाल में हाई प्रोटीन है, पर जितनी दाल हम खा रहे हैं क्या वो हाई प्रोटीन है? और दूसरी बात कि हमें कितना प्रोटीन चाहिए, ये थोड़ी अवेयरनेस मुझे लगता है एक माँ को या घर में जो भी किचन मैनेज कर रहा है उसको अगर होती है ना, पूरे घर का ही फ़ायदा हो जाए. कि हमें जितना प्रोटीन चाहिए, हमारे बॉडी वेट का जितना केजीज है, कम से कम उतना ग्राम प्रोटीन चाहिए हमें. Okay. हर किसी को. और ये बहुत बड़ी गलत फहमी है कि सिर्फ जो जिम जा रहे हैं उनको चाहिए. हर किसी को चाहिए उतना प्रोटीन. आपको अपने मील से मैनेज करना है. तो आप गूगल ही कर लो कि अच्छा 100 ग्राम दाल में कितना 20 ग्राम और 100 ग्राम में से कितनी कटोरी बनी. तो आप हैरान हो जाओगे. आपकी जो कटोरी, एक छोटी जो नॉर्मल साइज की कटोरी होती है, 3-4 ग्राम प्रोटीन है उसमें. बस 3-4 ग्राम. तो आपका कैसे पूरा होगा उसमें? आपने सोचा आपने दाल चावल खा लिया, दाल रोटी खा ली, आपका नहीं पूरा हुआ. तो मैं तो ऐसा करती हूँ कम से कम कि मोटा मोटा ना सुबह ये हिसाब लगा लेती हूँ कि अच्छा इतना पनीर मुझे खाना है, इतनी मुझे दाल खानी है, और दाल चीले में ज़्यादा खाई जाती है तो लेट मी स्विच टू चीला. मतलब ये थोड़ा इंटेलिजेंटली आप थोड़ा प्लान करते हो. हर मील का मेरा होता है गोल कि कम से कम, डिपेंडिंग ऑन द डाइट अलग अलग लोगों की, 20 से 30 ग्राम प्रोटीन हर किसी के पेट में जाए. ठीक है. तो आप हिसाब लगा लो आपके डाइट में कितनी दाल होनी चाहिए, कितना पनीर होना चाहिए, किस टाइम में कितना. सोया में अच्छा पनीर होता है, सॉरी प्रोटीन होता है. तो आप अपना डाइट प्लान कर सकते हो. और फिर बच्चों से पूछ लो क्या खाना है भाई. ठीक है, ये खाना है, उसको हाई प्रोटीन बना दो आप. ओके, उसमें प्रोटीन इंक्लूड कर लो. उसमें नहीं होता तो साइड डिश रख लो. साइड डिश नहीं होता तो कोई डेजर्ट बना दो जो हाई प्रोटीन हो. तो ये अब इसमें ना थोड़ा इंटेलिजेंटली अगर हम अपना मेन्यू प्लानिंग करें ना, मैंने तो कम से कम यही किया, क्योंकि वही घर में खाना बनता ही इस हिसाब से. पहली बात, फ्रिज में कौन सी सब्जी पड़ी है, ठीक है, और खाने का क्या मन कर रहा है, यही होता है ना. तो मैं उसी चीज़ से लेके चलती हूँ. मेरे मेन्यू प्लानिंग वैसे ही होती है. क्या खाना है बताओ. अच्छा ठीक है, पाव भाजी खानी है, पाव भाजी बनेगी लेकिन उसमें पनीर जरूर डलेगा. ठीक है, और कुछ नहीं है तो पनीर सेक दिया. सैलड बना दिया. सैलड में मैंने आजकल वो पनीर के साथ वो बन जाती है, ड्रेसिंग बन जाती है, वो डाल दी. कि ये तो मुझे करना ही है. अगर जैसे चलो आलू का पराठा बोला, ठीक है, आलू का पराठा ही मिलेगा, लेकिन साथ में हंकड़, दही की जगह हंकड़, क्योंकि उसमें हायर प्रोटीन होता है. तो थोड़े हैक्स निकालने पड़ते हैं, बट आप सोचोगे तो हो सकता है. और हमारी इंडियन डाइट में पता है सबसे अच्छी बात क्या है? इतनी वैरायटी है, इतनी वैरायटी है, सब्जियां खाने का इतना स्कोप है. ये एक प्लस पॉइंट है, बस प्रोटीन ऐड कर दो. और ऐसे फिटनेस या डाइटिंग टिप्स आप क्या देना चाहेंगे द लेडीज हु आर इन देयर 50s, बिकॉज दैट इज मोर इम्पोर्टेंट. तो मैं ये कहूँगी कि खाली वॉक्स आर नॉट इनफ. हालांकि अगर आप वॉक भी नहीं कर रहे हैं तो वॉक से स्टार्ट करो. 0 से अगर 100 नहीं पहुँचा जाता ना, तो 0 पे मत बैठे रहो. आप सोचो 20 तक तो पहुँचो. तो मतलब 2 अलग कैटेगरीज में रखती हूँ. एक हो गया एक्टिविटी और दूसरा हो गया स्ट्रेंथ ट्रेनिंग. स्ट्रेंथ ट्रेनिंग
खाली ना पहलवानों के लिए है, ना खाली यंग बच्चों के लिए, इट इज़ फॉर एवरीबडी, खासकर फॉर विमेन, क्योंकि बोन हेल्थ, मसल हेल्थ, हार्मोनल हेल्थ हर किसी के लिए ये इम्पॉर्टेंट है, जो मेनोपॉज के बाद बहुत तेज़ी से डाउनहिल जाता है। तो उसके लिए स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ज़रूरी है, जिम जाओ अगर लगता है। और मैं कहती हूँ पर्सनल ट्रेनिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी आपने अगर सीनियर एज पे स्टार्ट किया है तो आपको फॉर्म भी देखनी पड़ेगी, कहीं ना कहीं आप प्रोन टू इंजरीज होगी, तो सही फॉर्म से करना। तो आप लगता है ना कि भाई पर्सनल ट्रेनिंग से तो भाई बहुत खर्चा बढ़ जाएगा, दवाइयों के सारे खर्चे बचेंगे। तो अगर आप कुछ पैसे पर्सनल ट्रेनिंग में खर्च कर रहे हो, यू आर इन्वेस्टिंग ऑन योर हेल्थ, दैट इज़ अ गुड इन्वेस्टमेंट। इसीलिए मैं एक्चुअली में सजेस्ट करती हूँ कि पर्सनल ट्रेनिंग इस एज में अगर आपने लेट शुरू किया है तो गो फॉर पर्सनल ट्रेनिंग की अंडर सुपरविजन आप करो, क्योंकि वो जोश में होश नहीं, आप कहो कि नहीं भाई मैं खुद कर लूँगी या खुद कर लूँगा, तो वैसा नहीं, बी प्रैक्टिकल। तो मैं पर्सनल ट्रेनिंग ही लेती हूँ, तो उसके बाद मेरी ग्रोथ भी हुई है, क्योंकि जब कोई रिस्क लेने का टाइम आता है ना लेवल अप करने का, तो मैं कॉन्फिडेंस से कर पाती हूँ, तो वो ज़रूरी है। मैम आज के जो पेरेंट्स हैं जो आपको सुन रहे होंगे, उनको आप क्या एक सजेशन सलाह क्या देना चाहिए? सलाह मैं एक चीज़ दूंगी कि एक तो बच्चों को भी एनकरेज करी जाए कि अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है। जो मैं भी यहाँ पर एट फॉल्ट हूँ कि जब एग्ज़ाम का टाइम होती थी बोलती थी बच्चों पढ़ लो, है आगे चल के ना फिर फ़ायदा उठाओगे इस बात का। खेलने का भी ज़रूरी है। दूसरी बात मुझे लगता है कि जो हमारी ये जो मैं इसको मिडिल एज बोलती हूँ, 50s एंड 60s, इसमें आप क्या करते हो ये आपके आगे की लाइफ डिसाइड करता है। एंड इसमें खाली फिटनेस ही नहीं, मुझे लगता है अपने आप को बिजी रखने के लिए भी, इट मे बी अ हॉबी, इट कैन बी इवन अ फ्रेश करियर ऑप्शन। आप एक करियर फेज से अगर आप रिटायर हुए, लेट द सेकेंड वन स्टार्ट। लाइफ इतनी खुश और थ्रिलिंग हो जाती है ना, मतलब मैंने कम से कम ये रियलाइज़ किया है कि लाइफ बिल्कुल चेंज हो जाती है। और जब आप खुश होते हो ना, आप सेल्फिश नहीं हो, आपके बच्चे आपको देख के खुश होते हैं। मतलब मेरे बच्चे जब कॉल करते हैं ना इतने उत्साह से करते हैं, और मम्मा आजकल क्या चल रहा है, कोई नहीं पूछता, और मम्मी तबीयत ठीक है, दवाई खाई नहीं, दवाई तो मैं खा नहीं रही, टच वुड तो बट उनका पर्सपेक्टिव चेंज हो जाता है ना, वो इतने खुश होते हैं कि हमारे मम्मी पापा खुश हैं, वो लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। तो वो मेरा है कि आप नॉट ओनली अपना हेल्थ का ध्यान रख रहे हो, आई थिंक यू आर इन्फ्लुएंसिंग अपनी फ्यूचर जनरेशंस ऑल्सो। मैम शादी के इतने साल बाद प्यार के जो मायने होते हैं क्या वो चेंज हो जाते हैं एक्चुअली में? हाँ, चेंज डेफिनेटली होते हैं। आई थिंक पहले इट इज़ मोर रोमांटिक, एंड बीच में एक फेज़ आता है जब आपके पास इतनी सारी वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, जब इट बिकम्स ऑब्लिगेटरी। एंड फिर अब एक ये फेज़ आता है जब आप ट्रू मायने में कंपेनियंस होते हो, दिस इज़ अ लॉट ऑफ केयरिंग, आप एक दूसरे को अंडरस्टैंड करते हो। तो अब इट इज़ मोर टुवर्ड्स कंपेनियनशिप, एंड मतलब ऐसा होता है कि आई थिंक हम कुछ सोचते हैं और हमारा पार्टनर समझ जाता है। मतलब आई नो माई हस्बैंड सिंस 40 ईयर्स, क्योंकि 85 में हमारा कॉलेज में एडमिशन हुआ था, वी वर कॉलेज मेट्स, 85 में मिली थी, इट्स 25, 40 साल में तो मतलब मेरी उम्र से में मेजर पोर्शन तो मेरी जो लाइफ का है मैं अपने हस्बैंड के साथ रही हूँ। तो ऑब्वियसली इट्स अ वेरी प्रेशियस रिलेशनशिप। और ऐसा नहीं है कि हम लड़ते नहीं हैं, हम लड़ते हैं, अच्छे से लड़ते हैं, क्योंकि एक इनसिक्योरिटी नहीं है, वो नहीं है कि भाई मैंने स्पेस नहीं दी तो छोड़ के चला जाएगा, एक दूसरे की स्पेस पे भी एनक्रोच करते हैं तो कुछ नहीं पता है कि कुछ नहीं होना, कहीं नहीं जाने वाला, दैट लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस। और मैं कहती हूँ कि वो प्यार है आपस में ना इतना कि उसमें हमें सोचना नहीं पड़ता। और मुझे लगता है वो जो हम लड़ते हैं, आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, दैट इज़ ऑल्सो फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, दैट इज़ सो इम्पॉर्टेंट। ये स्पेस देने के चक्कर में जो हम बहुत ज़्यादा अंदर रख लेते हैं, जैसे अगर मैं कहूँगी कि मेरी अगर पढ़ाई भी शुरू हुई ना इसलिए हुई, आई वॉज ऑलवेज वेरी कम्युनिकेटिव विद माई हस्बैंड, विद माई किड्स। हमेशा रोने लेके बैठी रहती थी, मेरी तो पढ़ाई छूट गई, मैं तो ये करना था, मैंने तो ये जॉब करनी थी, वो करना था। वो इतने पक गए थे मुझसे कि जब वो बेटी का कॉलेज का टाइम आया ना, जब मैं प्रॉस्पेक्टस वगैरह देख रही थी, मैं कहा मैं तो पता नहीं क्या ये पढ़ना था। कह रही मम्मी अगर आपको करना था ना आप कर लो, आपने हमें पका मारा है और फिर कहते पहले तो आपके पास ये रीज़न था, हमें पाल रही थी, अब तो हम पल लिए ना, अब क्या रीज़न रह गया। दैट वाज सो ट्रू। फिर इवन जब पीएचडी का मैंने सोचा तो मैंने बस इतना बोला, मैंने कहा कि मैं बहुत, मुझे लगता है ओल्ड हो गई हूँ अब, लेट डिसीजन है मेरा पीएचडी का, मेरा करने का मन है, आई एम एन्जॉइंग रिसर्च। तो मेरी छोटी बेटी बैठी थी उस टाइम, मैं बस कॉलेज से घर घुसी,
और मैंने कहा बेटा बड़ा मन है पीएचडी करने का, बस लग रहा है मैं लेट हो गई। तो कहती मम्मा अभी भी ना लोग आपको आधा पागल कह रहे हैं, फिर पूरा कह लेंगे, आप अपनी मन की तो करो। एंड दैट इज़ सो ट्रू। वो मैंने गांठ पे बांधी कि एक खुश पागल इज़ बेटर समाज के हिसाब से, एक खुश पागल बेटर है रादर देन एक दुखी सेन पर्सन जो समाज के हिसाब से कर रहा है। तो आप वो खुश पागल बनो, पागल बनी सही, खुश तो आप हो रहे हो ना, किसी और को क्या फ़र्क पड़ रहा है। मैम एक अच्छे रिलेशनशिप के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या होती है? आई थिंक अस और मी का बैलेंस बनाना। मुझे लगता है कि Nice. अस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जहाँ आप एक दूसरे को समझते हो, एडजस्टमेंट करते हो, सैक्रिफाइसेस भी करते हो। उसके बीच में अपने मी का बैलेंस बनाना, क्योंकि जब तक आप खुद को खुश नहीं कर रहे, आप खुद को भी आगे नहीं बढ़ा रहे ना, आपके मन में कहीं ना कहीं ये भावना आएगी कि देखो मैंने सैक्रिफाइस किया, या अगले ने तो मेरे बारे में सोचा ही नहीं क्योंकि मैंने कभी कहा ही नहीं। तो यहाँ दो चीज़ आती है, कम्युनिकेशन इज़ इम्पॉर्टेंट, आप कहो तो सही आपको क्या चाहिए था, और दूसरा अपने उस मी को आप जीवित रखोगे ना जब, तो लाइफ में जीने का ना थ्रिल ही अलग आ जाता है। तो वो मी और अस का बैलेंस इज़ वेरी क्रूशियल इन एनी रिलेशनशिप, चाहे वो बच्चे हों, हस्बैंड हो, आपकी एक्सटेंडेड फैमिली हो, फ्रेंड सर्कल हो। तो वो बिल्कुल अपने आप को ख़त्म नहीं करना चाहिए। दैट इज़ व्हाट आई फील। सबसे इम्पोर्टेंट एडजस्टमेंट आपके हिसाब से एक रिलेशनशिप में क्या होता है? दूसरे की भी समझना, और मुझे लगता है कि सेल्फ रिस्पेक्ट और ईगो के बीच की थिन लाइन समझना। कई बार हम ईगो पे ले जाते हैं बातें और उसको हम नाम देते हैं सेल्फ रिस्पेक्ट का। तो उस लाइन को समझना, अपोलोजाइज करना जहाँ गलत होते हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपकी एक अपोलॉजी पूरी इक्वेशन चेंज कर देता है। तो वो चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट होती है मेरे को लगता है अल्टीमेटली लाइफ के उसमें। एंड ऐसा नहीं है कि मैंने एज पेरेंट्स गलतियाँ नहीं करी, मैंने एज पेरेंट भी गलतियाँ करी हैं, बट आई हैव अपोलोजाइज टू माई किड्स अबाउट इट, जो यूजली पेरेंट्स नहीं करते कि हाँ बेटा मैं यहाँ गलत थी। एंड दैट हैज़ चेंज सो मेनी थिंग्स, दैट हैज़ रियली चेंज सो मेनी थिंग्स, क्योंकि बच्चे कहते हैं कि हाँ मम्मा हर किसी की पेरेंटिंग परफेक्ट नहीं हो सकती, तो लेकिन आपने बात मानी जो यूजली नहीं करते हैं। तो वो चीज़ मुझे लगता है कि एक्सेप्टिंग योर गलतियाँ ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो आज का जो सिनेरियो आप देख रहे हैं, आप भी जानते हैं, लॉट ऑफ डाइवोर्सेस आर हैपनिंग एंड देयर आर लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स दैट आर बीइंग इन प्लेस। जो जनरेशन नई जो ये आ रही है, ये बहुत ज़्यादा फेस कर रहे हैं सिचुएशंस, लव लाइफ को लेके, मैरिजेस को लेके। आई थिंक कि अगर आप कुछ एक उनको सजेशन देना चाहें, बिकॉज यू वेंट थ्रू ऑल दी फेजेस, एंड आई थिंक रोडीज़ के बाद इतनी हिम्मत आने के बाद, इतना ओपननेस आने के बाद में, बहुत सारी चीज़ें सीखने के बाद में यूथ कनेक्ट कर पाएगा शायद आपसे। एंड अगर कुछ लोग अपना पर्सपेक्टिव चेंज कर पाएँ, सो इट वुड बी अ ग्रेट हेल्प टू द पीपल। हाँ, मुझे लगता है एक तो ना जो यंगर जनरेशन में ना मी पे फोकस कुछ ज़रूरत से ज़्यादा हो गया है कि मैंने अपनी लाइफ नहीं जी, मेरे अपने सपने, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैं खुद भी उस चीज़ में बिलीव करती हूँ, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव को लेके चलो ना, तो जो एक फैमिली बॉन्डिंग से जो कंफर्ट मिलता है व्हेन दे आर लो फेजेस इन योर लाइफ, या ओवरऑल आपको शेयर करने के लिए भी तो कोई चाहिए, फैमिली इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो एक बैलेंस बनाना कि मी के चक्कर में ना अपनी लाइफ का पूरा वो ख़त्म ना कर दो कि फोकस सिर्फ करियर इज़ वन एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ, इट इज़ नॉट एवरीथिंग। आप हर किसी के लिए नहीं होता, ठीक है, कोई मतलब मुझे लगता है कि अगर कोई बहुत ही ज़्यादा करियर ओरिएंटेड, पर मुझे लगता है कि नहीं, इट इज़ अ फॉल्स थिंग कि इतना ज़्यादा करियर ऑब्सेशन कि आप लाइफ की हर एक अलग खुशी को आप आइसोलेट कर रहे हो। दूसरी बात, हमारी जो ये सोसाइटी है इसका तो पूरा स्ट्रक्चर ही बिगड़ जाएगा। आजकल फैमिलीज़ बड़ी नहीं सिकुड़ती जा रही हैं, या फिर नो किड्स फैमिलीज, डबल इनकम नो किड्स, डबल इनकम नो किड्स एंड वन डॉग ओनली, मल्टीपल डॉग्स ओनली। तो मुझे लगता है पूरा सिस्टम ही बिगड़ रहा है, क्योंकि अब मैं सोचती हूँ कि जैसे मेरी एक सिस्टर है, तो आई एम वेरी क्लोज टू हर, तो वो एक हमेशा एक इमोशनल स्ट्रेंथ रहती है। तो मैं अपने आप को सोचती हूँ पहले इतनी थेरेपी की ज़रूरत क्यों नहीं पड़ती थी, क्योंकि यू हैड समबडी whom you could confide in, you could talk to somebody। वो धीरे धीरे हमारा सपोर्ट ख़त्म होता जा रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप
सिंगल माइंड में ऑब्सेस हो कि मैं मेरे सपनों को शेयर करने के लिए भी एक सर्कल बनाओ आप। थोड़ा सा हो सकता है कि अपने को थोड़ी सैक्रिफाइसेस तो चाहिए होती है, देयर इज नो विन विन सिचुएशन, हर जगह ट्रेड ऑफ्स होते हैं, लेकिन एक बैलेंस के लिए, इमोशनल वेलबींग के लिए फैमिली थोड़े बहुत सैक्रिफाइसेस, एडजस्टमेंट आर वेरी इंपॉर्टेंट। एंड कम से कम मैं तो आई एम अ बिग सपोर्टर ऑफ बिगर फैमिलीज जहाँ पर मोर देन 1 बच्चे हों। सेम मैम, जॉइंट फैमिली का एक अपना अलग मज़ा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बिकॉज वहाँ पे आई हैव लिव्ड इन अ जॉइंट फैमिली, और वहाँ पे बच्चा पैदा होता है और वो कब बड़ा हो रहा है किसी को नहीं पता, क्योंकि वो इतने सारे लोग होते हैं, तो वो उन कभी कोई लेके जा रहा है, कभी कोई लेके जा रहा है वो। एंड ही ऑल्सो हैव सिस्टम कि अच्छा इन्होंने मेरी बात नहीं मानी तो मैं इनके पास जाके करा लूँगा काम, तो वो भी एक बड़ा। और दूसरी बात मुझे लगता है ब्रैट्स नहीं बनते बच्चे, क्योंकि जैसे 3 होते हैं, दे हैव टू फाइट अमंग्स देमसेल्व्स फॉर एवरीथिंग, और तो वो एक बड़ा बैलेंसिंग आउट हो जाता है। तो और फिर वही होता है ना कि फ्यूचर में जाके अगर हम थोड़े से मतलब बच्चे एक से ज़्यादा हैं, एडजस्टमेंट आती है, तो वो आगे चलकर और रिलेशनशिप में भी एडजस्टमेंट बेटर होती है। तो आई थिंक वो, बट दिस इज माय पर्सपेक्टिव, तो वो आई एम दैट जस्ट इज आर, शेयरिंग हाँ, माय यस यस। पर्सपेक्टिव। हाँ, आपकी अगर मैम लव लाइफ की बारी में बात करें, सो कैसे स्टार्ट हुआ था एवरीथिंग? वी वर टुगेदर इन कॉलेज। ओके। तो कॉलेज से स्टार्ट हुआ था एंड स्टार्टेड एज अ फ्रेंडशिप, बट देन वी रियलाइज्ड वी वर मोर देन दैट। फिर कास्ट डिफरेंट थी, तो थोड़ा सा हिच उस लेवल पे आया, क्योंकि उस टाइम में इंटरकास्ट मैरिजेस नहीं होती थी, तो थोड़ा मनाने में घर पे थोड़ा टाइम लगा। तो इसीलिए शायद 1 साल बाद हुई ग्रेजुएशन के, नहीं तो ग्रेजुएशन के बाद ही हो जाती। और फिर मतलब एक उस टाइम पे था कि क्योंकि बीइंग अ करियर वुमन वाज नॉट द नॉर्म, तो घर तब भी संभालना पड़ता था मेजरली। तो सबसे पहले तो मैंने जॉब चेंज करी, टीचिंग जॉब में आई, बिकॉज दैट गिव यू मोर टाइम। बट व्हेन किड्स केम अराउंड, फिर मेरा डिसीजन था, क्योंकि मेरी मम्मी वो स्टे एट होम मॉम, तो मैंने जो उनके साथ जो उनका रोल देखा हमारी अपब्रिंगिंग में, आई वांटेड टू गिव द सेम टू माय किड्स, मेरी अपनी खुशी के लिए भी। तो आई डिसाइडेड कि मैं जॉब छोड़ रही हूँ। तो अच्छा, हमसे जो पुरानी जनरेशन थी ना, उसमें क्योंकि स्टे एट होम मॉम्स थे खाली, हमने किसी से नहीं सुना कि बच्चे पालना इतना बड़ा महाभारत है, किसी से नहीं सुना। इट वाज लाइक किसी से कभी सुना ही नहीं। तो मुझे लगता था कि मतलब कभी नहीं सोचा कि बच्चे पालना विल बी सच अ बिग थिंग। तो मैंने सोचा था कि बच्चे थोड़े बड़े होंगे तो मैं अपना करियर ही स्टार्ट कर लूँगी। बच्चे भी फिर 3 हैं और 4-4 साल का गैप है, तो पूरा एक डिकेड चला गया बच्चे फैमिली ही एक्सपैंड करने में। और मैंने देखा, मतलब रियलाइज़ किया कि बच्चों की आपकी ज़रूरत काफ़ी टाइम तक होती है, इवन टिल दे आर टीनेजर्स। बिल्कुल। ठीक है, 2 चीज़ें हैं, उनको ज़रूरत होती है और कुछ ज़रूरतें हम क्रिएट कर देते हैं। जैसे मेरे साथ जब मैंने पढ़ना शुरू किया था, तो मेरा बेटा उस टाइम 10 साल का था, ठीक है, नॉट एग्जैक्टली स्मॉल, बट मैंने उसको छोटा बना रखा था कि उसकी हर चीज़ खुद करनी। जब मैंने कॉलेज जाना शुरू किया, उसने कुकिंग भी सीखी, घर के काम भी सीखे, सब कुछ आ गया उसको। तो इट वाज नॉट अ टॉर्चर ऑन हिम, और मेरे लिए भी रियलाइजेशन थी कि भाई ये जो है ना, हम बच्चों को कुछ ज़रूरत से ज़्यादा देर तक पेरेंटिंग करते हैं, एक पॉइंट के बाद थोड़ा लेट गो कर देना चाहिए। तो मेरा एक जो एक एडजस्टमेंट कह लो कि बीइंग अ मदरहुड को ऊपर रखना दैन माय करियर, वो एक एडजस्टमेंट आई। फिर उसके बाद ऑल्सो द एडजस्टमेंट फॉर रीसर्फेसिंग ऑफ दैट मी ओवर बीइंग प्राइमरीली अ मदर का रोल तो आप कभी आउटग्रो करोगे ही नहीं, बट उसको बहुत ज़्यादा तवज्जो ना देके थोड़ा अपने आप को भी उसको रिलैक्स करके थोड़ा अपने आप को बढ़ाना, इसके लिए एक इंटरनल एडजस्टमेंट थी, वो भी एक एडजस्टमेंट थी। फिर उसके बाद जब बच्चे गए, सबसे पहले तो जब मेरी बड़ी बेटी की शादी हुई, बट आई थिंक आई वॉज मोर और लेस प्रिपेयर्ड फॉर इट, क्योंकि बच्चे बीच में हॉस्टल जा रहे थे, तो आपको उनसे सेपरेशन की आदत पड़ जाती है। प्लस आई थिंक आई वॉज ऑलवेज वेरी क्लियर अबाउट इट कि जैसे हम सपने बुनते हैं कि हमारे बच्चे ये करेंगे, वो सेटल हो जाएंगे, इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, तो कहीं ना कहीं आई वॉज मेंटली प्रिपेयर्ड टू बी इंडिपेंडेंट माई सेल्फ फ्रॉम देम ऑल्सो। मतलब मैंने कभी मेरे सपनों में या प्लानिंग में ये नहीं था कि बच्चे मेरे साथ होंगे तभी साथ हैं, मेरे साथ तो हैं बट दे आर नॉट जोग्राफिकली विद मी। तो वो चीज़ माइंडसेट मेरा था। एंड तो हर फेज़ में ना, अच्छा फिर जब मैंने पीएचडी भी कर ली,
तो आई वॉज लुकिंग फॉरवर्ड टू अ करियर इन आइदर रिसर्च और टीचिंग, लेकिन फिर हेल्थ इश्यूज आए। फिर उसके बाद वापस आई डिसाइडेड टू बी अ स्टे एट होम मॉम। उसके बाद ये जो इंस्टाग्राम का इन्फ्लुएंसर हैपेंड, ओके। ठीक है, वो नहीं होता तो एज अ हॉबी होता या कुछ भी होता। पर एक चीज़ जो मैंने अपनी लाइफ से जर्नी से सीखी है, नॉट टू होल्ड ऑन टू थिंग्स। अब जैसे मेरी एज के कुछ लोग यूथ से फिक्सेट हो जाते हैं। हमारे टाइम में हम ये करते थे जब बच्चे पास में थे, तो आई थिंक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट उसको आउटग्रो करो, तो आगे की पॉसिबिलिटीज़ आप एक्सप्लोर करोगे ना। आगे कितना कुछ है, आप सोचो तो सही। आप सारी उम्र सोचते थे टाइम होता तो मैं ये करती, टाइम होता तो वो करती, अब टाइम है, अब आप रो रहे हो बैठ के। मतलब उस चीज़ को आउटग्रो करना, तो एडजस्टमेंट तो हर केस में होता ही है। सबसे पहला एडजस्टमेंट होता है अपने माइंडसेट को स्विच करना, आगे बढ़ते हैं। तो आई थिंक दैट थिंग। फिटनेस का जो काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट होता है आपकी मेंटल हेल्थ पे, ओवरऑल बॉडी, सोचने का तरीका, काम करने का तरीका, तो कितना कैसे चेंज आया जब आपने इस चीज़ की तरफ देखा? एक तो जैसे जब मैंने करना शुरू किया था, मतलब फ़िटनेस पे काम करना शुरू किया, तो बाहर ज़्यादा घूमना शुरू किया, तो ना वो जो एनर्जी में चेंज फ़ील होता था, वो मैंने कई सालों से एक्सपीरियंस नहीं करी थी। पेन फ्री बॉडी बहुत सालों से एक्सपीरियंस नहीं करी थी। ये लोअर बैक में, मेरा हर किसी का अपना होता है, मेरे को यहाँ गर्दन में, शोल्डर में, लोअर बैक में। ये इन जनरल इस एज में हाँ, होता है, हाँ। तो वो पेन फ्री बॉडी नहीं एक्सपीरियंस करी थी बहुत टाइम से। फिर ना ऐसा लग रहा था दूसरा बचपन आया है कि मतलब जो, मतलब आप सोचो ना कि इतनी जो चीज़ आप सोचे थे ये तो हो गया पास्ट टेंस, वो आपको दोबारा मिली है। फिर तो मैंने हाइकिंग शुरू करी, और फिर उसके बाद जिम भी गई हूँ, रनिंग स्टार्ट करी। मैं कभी बचपन में नहीं दौड़ी। मैं मैं कभी खेलती भी नहीं थी ज़्यादा, मतलब मैं ज़्यादा घर में, मेरे को मम्मी मेरी ना घर घुसड़ी कहती थी, घर में ही घुसी रहती है। वो कहते हैं ना हम बचपन एंड बचपन। हाँ, सच में मेरे साथ एग्जैक्टली हुआ कि बचपन एट 55 मेरे साथ एग्जैक्टली ये हुआ। जो सारा कुछ था वो आया। और दूसरी बात क्या था कि अब ना कोई गिल्ट नहीं था कि अरे घर में बच्चे पड़े हैं, तुम मतलब बच्चे हैं, बच्चों को खाना देना है और तुम बाहर घूम रही हो। देयर वाज नो गिल्ट। आई कुड डिवोट दैट टाइम टू माई सेल्फ। तो वो जो है ना, बिल्कुल फिटनेस ने, मैं कहती हूँ सबसे पहला इस लाइफ को एक्सपीरियंस करने के लिए हमारा जरिया हमारी बॉडी ही है। और हम पता नहीं क्यों इस चीज़ को अंडर प्ले करते हैं। हम ना मतलब इसमें ऐसे करते हैं, अरे ये चोंचले हैं, मतलब जो मैं आपको वर्ड्स बता रही हूँ, जैसे हाँ, अगर हाँ। जिम जा रहे हो कुछ करे, अरे ये चोंचले हैं, पागल है, घर में इतना सुबह सुबह इतना घर में काम होता है, गई हुई है जिम। मैंने सब सुना हुआ है ये। लेकिन ये चोंचले नहीं है, ये रिक्वायरमेंट है। आप सोचो कि आपने अपने इस लाइफ को एक्सपीरियंस करने का जो इकलौता टूल है, यू आर टेकिंग केयर ऑफ दैट। आप गाड़ी चलाते हो, उसकी सर्विसिंग कराते हो ना, जितनी पुरानी होती है उतनी ज़्यादा सर्विसिंग कराते हो, आप बिल्कुल। सर्विसिंग करा रहे हो। तो वो उसको ध्यान से नहीं करोगे तो गाड़ी साथ छोड़ देगी। आप सोचो कि आपका क्या लाइफ एक्सपीरियंस होगा इफ़ यू आर कन्फाइंड टू बेड, है ना, या आपकी बहुत मूवमेंट अगर रिस्ट्रिक्ट हो गई है, खाने पे बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस हैं, वर्सेस तो आपकी आगे की 10, 20, 25 साल क्या लाइफ होने वाली है, वो डिसाइड करेगा आप आज क्या कर रहे हो। तो एक टाइम था ना, तू पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले, तेरा करियर बनेगा। अब मैं कहूँगी वर्कआउट कर लो आगे की ज़िंदगी काम आएगी। तो वो थोड़ा माइंडसेट स्विच करने का एडजस्टमेंट है इस एज में। मैम 40 ईयर्स के बाद में जो जो टाइम एज जो होती है, तो स्ट्रेंथ जो ट्रेनिंग है दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। पर ऐसा नहीं है कि खाली उससे भी काम चलता है, मोबिलिटी पे भी काम करना होता है। लेकिन अगर कहें कि खाली योगा या खाली वॉक से, तो नहीं, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का कोई रिप्लेसमेंट है ही नहीं। वो आप किसी भी फॉर्म में कर सकते हो। आप ज़रूरी नहीं है कि आप जिम ही जाओ, मतलब एक जिम इक्विपमेंट सिखाने, मैं अभी भी बोलूँगी पर्सनल ट्रेनिंग इस एज में इज़ एडवाइजेबल। तो आप वो कर सकते हो, रेजिस्टेंस बैंड्स के साथ कर सकते हो, आप बॉडी वेट के साथ कर सकते हो, सिंपल डंबल्स रख लो घर में, उसके साथ कर सकते हो। पर इसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इज़ मस्ट, क्योंकि मसल, देखिए हमारा काम तो आजकल वैसे रही नहीं ना, हम बोझ उठा के चल रहे हैं ना, हम घर में वैसे काम कर रहे हैं, कुर्सी पे बैठने वाले काम होते हैं, तो मसल्स डिग्रेड होती है ना। अब मेरा पीछे ना बैक टू बैक इंजरीज चल रही थी कुछ टाइम से, तो आई कैन एक्चुअली फील दैट लॉस ऑफ मसल, और टेस्ट भी कराया, मसल लॉस हुआ है ऑब्वियसली। अब मैं जो दोबारा जिम जाऊंगी, काम करूंगी, इट विल कम बैक, इट कैन बी अर्नड बैक, बट इट हैज़ टू बी अर्नड थ्रू वर्कआउट्स। वो उसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं, वो करना पड़ेगा। जो 3 से 4 साल की जो आपकी एक फ़िटनेस की जर्नी रही, जहाँ पे इतना कुछ आपने अचीव करा,
एक लेसन जो आपको सिखाया है उस जर्नी ने, वो क्या था? मुझे एक लेसन तो आता कि नेवर बी रेकलेस। कि मैंने अगर दौड़ना भी शुरू किया तो मैंने सब पूरा अपना टेस्ट कराया, एनालिसिस कराया कि वो कोई इंजरी नहीं होनी चाहिए। दूसरा, मिथ्स पे मत बिलीव करो कि इस उम्र में दौड़ोगे तो आपके नीज जाएंगे। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई, किन टर्म्स में, किस सिचुएशन में आपके नीज इंजर होंगे, किस में नहीं, उनका ध्यान रखोगे तो द नीज आर सपोज टू लास्ट यू फॉर लाइफ टाइम। वो पहले जवाब देने के लिए बने नहीं हैं। तो मेरा इंपॉर्टेंट लेसन तो यही था सबसे पहले कि भाई अपनी बॉडी पे जितना आप काम करते हो उससे कई गुना ज़्यादा वो आपको रिपे करता है। इट्स अ फीडबैक सिस्टम। आप बॉडी पे काम करना बंद कर दो, वो बिल्कुल बेकार होती चली जाएगी क्योंकि उसको लगता है कि ज़रूरत ही नहीं फिट होने की। राइट। इन्होंने तो कुछ करते तो है नहीं। आप किसी भी एज में, मतलब ये मैंने भी उम्मीद नहीं करी थी कि इतने चेंजेस आएंगे मेरी लाइफ में। 53 की थी जब मैंने वॉक से स्टार्ट करी थी कहानी, और अब इतना चेंज आ गया है कि मैं 10 किलोमीटर की वॉक में रन में पोडियम फिनिश कर रही हूँ। मैं सपने में नहीं सोचा था। तो बॉडी इज़ केपेबल ऑफ गिविंग यू मच मोर। दिन का 1 घंटा तो मुझे लगता है हर किसी को अपने आप को देना बनता है। कभी उम्र के हिसाब से जो चीज़ें कभी लोगों ने आपको जो अंडर एस्टिमेट किया उसके बारे में कुछ कहना चाहूँगा? हाँ, वो मतलब होता ही है कि दौड़ नहीं पाएगी, हड्डी टूट जाएगी। हड्डी मेरी ना आज तक एक्सरसाइज करते हुए नहीं हुई। 2 बार हड्डी टूटी है। एक बार एक एक्सीडेंट हुआ था, कार में बैठी हुई थी, बंद कार में बैठी हुई थी। और एक बार सीढ़ी पे उतर चुकी थी, लास्ट की सीढ़ी में पैर मुड़ा। तो आप सोचो जिम जाने से नहीं हुआ। और उसमें भी मैं आपको बताऊंगी, मेरा जब मैं गिरी थी, मेरा जो लेफ्ट पैर है वो पूरा एंकल से पूरा मुड़ा था। बट बिकॉज आई वर्क ऑन माई एंकल्स, मेरी एंकल में कुछ नहीं हुआ, मसल रप्चर नहीं, कुछ नहीं। मेरा लेफ्ट पैर वो ऐसे मुड़ा तो जो आर्च के ऊपर की जो बोन होती है वो मेरी फ्रैक्चर हुई। अभी भी मेरे से ठीक से चला नहीं जाता, अभी भी वीक है वो। आई बी वर्किंग ऑन दैट, बट देयर इज़ नो शॉर्टकट टू इट। वो आपको काम करके ही, जितना आप अपना स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पे काम करोगे, आपके बोन्स मसल स्ट्रांग होंगी। और कोई बॉडी बिल्डर नहीं बन रहा, कोई एब्स, मेरी एब्स कोई नहीं है, लेकिन फंक्शनल लाइफ में आप अपने आप को बेटर फील करते हो, आप हैप्पी फील करते हो। ये तो सब साइंस भी कहती है, ऑल द हैप्पी हार्मोन्स गेट रिलीज जब आप वर्कआउट करते हो। आप हैप्पियर होगे, घर में शांति होगी, बच्चों से अच्छे से मिलोगे, तो वो पूरा 360 डिग्रीज आपकी लाइफ चेंज होती है। मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगा मैम, दैट आपने अपनी लाइफ के अंदर में काफ़ी बारी ट्रैक चेंज करा है, मतलब चाहे वो डिफरेंट चीज़ों के लिए हो या जो भी, तो उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, मतलब मेरी लाइफ में ना मुझे लगता था कि एक ठोकर लगती थी और मेरा ना पाथ चेंज हो जाता था। कुछ हुआ और कुछ मैंने विलिंगली होने दिया। तो जैसे करियर छोड़ा मदरहुड के लिए, फिर उसके बाद पढ़ना शुरू किया, और तब तो सोचा हुआ था कि साइंटिस्ट बनूंगी और वो करूँगी। उसके बाद हेल्थ इश्यूज़ आए तो फिर मैंने घर में बैठी और फिर सोशल मीडिया की तरफ चली गई। तो एक कहावत होती है ना, रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मॉस, बट यहाँ तो मैंने बहुत सारा मॉस गैदर किया। आई थिंक कि टू ईच हिज ओन, कि कोई एक कोई टेम्पलेट नहीं है कि किसी को फॉलो करना चाहिए। मेरा तो कोई टेम्पलेट लाइफ में फॉलो नहीं हुआ। मैंने वो कहते हैं ना कि एक किसी स्किल पे फोकस करो और उसी को लेके आगे बढ़ते चले जाओ। मैं तो जो लाइफ में एक्सपीरियंस की तरह लेती चली गई और नए नए एक्सपीरियंस मिलते चले गए। ना मैंने कोई एज का कोई टेम्पलेट फॉलो किया। लोगों की जो रिटायरमेंट एज होती है ना, मेरा करियर वहाँ शुरू हुआ है। और पीएचडी करके भी कई लोगों ने कहा कि जैसे कुछ मेरी फ्रेंड्स ही बोलती थी कि अब तुमने पीएचडी करी, डॉक्टर बन गई, और अब तुम कंटेंट क्रिएटर हो। मतलब कि बहुत ज़्यादा डिस्पैरिटी था। पर वही बात ना, मेरे को जिससे खुशी जिस पॉइंट पे मिल रही है, मेरे को किसी को जस्टिफाई नहीं करना। और कोई, हम क्यों बॉक्सेस में डाल देते हैं लोगों को कि अगर किसी ने ये डिग्री ली है तो वो यही काम करें। आई थिंक यू आर एग्जाम्पल ऑफ दैट ऑल्सो, कि डिग्रीज का शुड नॉट बी लिमिटिंग, दे शुड बी एक्सपैंडिंग यू। है ना, कि आपने, मैंने अगर पीएचडी करी, मैंने कोई, इसमें भी मैं कहूँगी कोई सीट वेस्ट नहीं करी, मैंने अपने हिस्से की रिसर्च करी है। आई हैव कॉन्ट्रीब्यूटेड टू रिसर्च। उसके बाद अगर मेरी हेल्थ की वजह से मेरा मन ही नहीं कर रहा तो मैं क्यों रगड़ूँ अपने आप को, मैं वो करूँ जो मुझे अच्छा लग रहा है। तो रोलिंग स्टोन समटाइम्स गैदर्स मॉस ऑल्सो, सो टू ईच हिज ओन। मैम, हमारी ऑडियंस को क्या मैसेज देना चाहेंगे? विल बी लाइक देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु हैव बीन इंस्पायर्ड बाय योर जर्नी, और स्पेशली लेडीज़ जो सुन रही हैं, पेरेंट्स
जो सुन रहे हैं, बच्चे जो सुन रहे हैं, टू ऑल द फैंस? मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि लाइफ में ना अगर कोई एक सेटबैक आता है तो दैट इज़ नॉट द एंड ऑफ लाइफ। आपको नहीं पता वो आपको क्या सिखाने के लिए आया और उससे आप क्या सीख सकते हो। आई थिंक इट्स ऑल अबाउट द माइंडसेट कि उस चीज़ को आप एक्सपीरियंस मान के उससे कुछ सीख लो और आगे बढ़ो। और कभी भी कोई टेम्पलेट मत फॉलो करो कि इस उम्र में शादी नहीं हुई, इस उम्र में घर नहीं बना। कोई टेम्पलेट फिक्स टेम्पलेट नहीं है। अपनी लाइफ अपने हिसाब से जियो। और आई थिंक फॉर पेरेंट्स ऑल्सो टू स्टॉप पुटिंग दैट प्रेशर ऑन किड्स कि भाई आपने, अरे देखो उसका तो घर बन गया, तुम्हारा नहीं बना, उसने शादी कर ली, तुमने नहीं करी। आई थिंक टू ईच इज ओन। 3 इडियट्स ने काफ़ी कुछ चेंज किया। आई थिंक वो माइंडसेट चेंज हुआ और वो बच्चों पे भी अप्लाई करता है और पेरेंट्स पे भी अप्लाई करता है कि किसी भी एज में ना तो एज को लिमिटिंग फैक्टर बनाया जाए, ना सोशल नॉर्म्स को, कि एक एक्सपेक्टेड पाथ ऑफ लाइफ होता है तो उसको ना फॉलो किया जाए। तो वो मुझे लगता है कि दैट इज़ वन थिंग जो मैंने लाइफ में प्लान कुछ नहीं था, बट इट हैपेंड एंड दिस इज़ what I would like to suggest to people that makes life much more exciting and enjoyable. थैंक यू सो मच मैम फॉर कमिंग ऑन द पॉडकास्ट Thank you चैनल। so much थैंक यू मुझे सो मच। बुलाने के लिए। नहीं नहीं मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड एंड आई थिंक आपको ये एपिसोड बहुत इंस्पायर किया गया होगा बिकॉज मैम की जो जर्नी हमने सुनी आज और जितना हमको उनके बारे में पता चला था तभी हमने उनको इनवाइट किया एंड हम चाहते थे कि मैम की जर्नी लोगों तक पहुँचे, स्पेशली विमेंस जो लेट 40s 50s के अंदर में हैं पूरे हमारे फैमिलीज़ में भारत में। तो उनको भी एक इंस्पायरिंग एक पावर मिले, एक एनर्जी मिले कि मैम जब कर सकती हैं तो जितनी भी हमारी मदर्स हैं इन इंडिया वो कुछ भी कर सकती हैं। एंड आई थिंक कि जो शो में आप गए, जिस तरीके से आपने परफॉर्म करा, एक रियलिटी शो में जाना ही नहीं बल्कि एक रियलिटी शो के बारे में इनफैक्ट सोचना भी आपकी लाइफ को चेंज कर सकता है। सो कुछ भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है कि आपका इंटेंट क्या है। तो इंटेंट सही रखिए एंड ऐसे और इंटरेस्टिंग एपिसोड्स को सुनने के लिए, देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।